ये कुंडली बन गई जो किस लगन की है? कर्क लगन की कुंडली है। अब इसमें देखो कि केंद्र स्थान जो है वो कौन से हैं, कौन कौन सी राशि है उनमें? तुला, मकर, मेष। तो ये चार राशियां जहाँ पर हैं वो केंद्र स्थान हैं। अब केंद्र स्थान का फल क्या होता है? केंद्र स्थान के स्वामियों का मतलब क्या होता है? केंद्र स्थान के स्वामी जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो ना शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं। केंद्र स्थान के स्वामी न्यूट्रल होते हैं, ना वो शुभ होते हैं ना वो पाप ग्रह माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान कौन से होते हैं? पहला, पांचवा और नौवां। जहां पर कौन सी राशि लिखी हुई है? 4 नंबर और 8 नंबर वृश्चिक और मीन और 12 नंबर। इस सामने वाली कुंडली में ये 3 राशियां जहां जहां लिखी हैं ये है त्रिकोण। क्या 5? 5 नहीं, ये सामने कुंडली नोट कर लो ना, जहां पर लिखी हुई है 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, ये ट्रायंगल त्रिकोण है। स्थान हो गए। ये क्या होते हैं? इनका नेचर क्या है? इनकी प्रकृति है शुभ होना, शुभ फल देने वाले हैं। हो गया, नोट हो गया। अब इसके बाद त्रिषड आए। तीसरे नंबर पर आता है त्रिषड आए। त्रि का मतलब तीसरा और आय का मतलब 11वां। षड का मतलब छठा। तीसरा, छठा और 11वां तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो इसमें राशि कौन सी, जहाँ जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में राशि कौन सी है वहां पर? कन्या, ये वृश्चिक, धनु, धनु और आय, धनु और ये वृषभ राशि 2 नंबर राशि। आप नंबर बता दो ना, उससे भी क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 2 नंबर राशि इस कुंडली में जहाँ लिखी हैं ये हैं त्रिषड आय। तीसरा, छठा और 11वां। इनका नेचर क्या होता है? ये अशुभ फल देने वाले स्थान हैं। अशुभ फल देते हैं, लेकिन इनकी अशुभता कैसे होती है वो भी अभी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं त्रिक। त्रिक स्थान, वो भी 3 है। पहले जो केंद्र बताए हैं वो 4 थे, त्रिषडाए 3 हैं, त्रिकोण 3 हैं और त्रिक भी 3 है। त्रिक कौन कौन से हैं? छठा, 8वां और 12वां। 6, 8, 12 स्थान त्रिक स्थान कहलाते हैं। जहां पर कौन सी राशि है? धनु, कुंभ और मिथुन। तो ये त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान ज्यादा बुरे होते हैं, इनका फल बुरा होता है। छठा भाव आता है। त्रिक में भी छठा भाव होता है, बिल्कुल आता है। दैट मींस कि छठा भाव तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। छठा भाव तो बुरा है ही है, और ये अब बताऊंगा ना कैसे बुरा है, क्या क्या बुराइयां हैं इनमें। फिर इसके बाद आगे जो 2 हाउस का ग्रुप बन जाता है, ये तो 3 हाउस का ग्रुप हो गया, केंद्र का जो है 4 हाउस का ग्रुप हो गया। केंद्र 4 हाउस को मिला करके कहा है आपने, त्रिकोण 3 हाउस को मिलाकर कहा है, त्रिषडाए भी 3 हाउस को मिलाकर कहा है, और त्रिक भी 3 हाउस को मिलाकर कहा है। अब आपको 12वां और दूसरा जो स्थान है इनका भी नेचर एक अलग प्रकार के है। ये एक सेंस में न्यूट्रल भी हैं। वो न्यूट्रल कैसे हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो अब कौन सा हाउस रह गया? दूसरा और 12वां एक ही ग्रुप है, जो कि न्यूट्रल भी माना जाता है,
एक सेंस में अशुभ भी माना जाता है। वो कैसे अशुभ है और कैसे न्यूट्रल है। अब आ जाते हैं केंद्रों पर। सबसे पहले केंद्रों से शुरू किया था ना। केंद्रों की कहानी क्या है। जन्म कुंडली में जो केंद्र स्थान है, पहला स्थान, वो लगन का स्थान है। उससे शरीर की आकृति देखते ही हो आप, रंग रूप देखते हो, तनु भाव, तन, सब कुछ देखते हो। और लगन एक ऐसा स्थान है जहां जिस हाउस से लगन का स्वामी संबंध बना रहा है ना, उस हाउस से वो प्रभाव ले रहा है, प्रभाव दे भी रहा है वहां पर अगर है, और प्रभाव ले भी रहा है। जैसे मान लो लगन का स्वामी है कोई भी ग्रह, यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा तीसरे घर में बैठ जाता है, और तीसरे घर का स्वामी कौन है? बुध है। वो लगन में बैठ जाता है, तो किसका संबंध हो गया? लगन का और तीसरे हाउस का। ठीक है। तो इसमें लगन का स्वामी होने के कारण से आप खुद हो, और तीसरे घर का स्वामी क्या बताता है? वो भाई या बहन है। तो वो भाई और बहन के घर में जाके बैठ गए, भाई और बहन उसके घर में जाकर बैठ गए, तो मतलब आपस के संबंध अच्छे होंगे। चाहे वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह क्यों ना हो नेचर से, लेकिन उनके रिलेशन किसी कारण से, किसी मजबूरी से या किसी भी कारण से अच्छे, एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। ये मतलब है लगन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और यही लगन चौथे घर में अगर लगन का स्वामी हो और चौथे घर का स्वामी लगन में बैठा हो, तो क्या होगा? माता से। माता से। चौथे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी लगन में बैठा हो और लगन का स्वामी चौथे घर में बैठा हो, तो क्या होगा? माता से उनका जो रिलेशन है वो अच्छा होगा। ठीक है। चौथा घर घर का भी है, सुखों का भी है, माता का भी है, तो उसको माता का ही सिर्फ नहीं होगा, घर का सुख, मकान का सुख, घर का मतलब मकान, भवन, भवन भूमि का सुख भी उसको अपने आप मिलने जा रहा है, क्योंकि वो चौथे घर का स्वामी लगन में बैठा है, देने आ रहा है वो, लो भैया लो, ऐसे करके। उसको कोई इसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से चौथा घर लगन के लिए और लगन चौथे घर के लिए सहायक होगा, एक दूसरे की मदद करने वाले। तो यहाँ पर सिर्फ मैं लगन की बात बता रहा हूँ, लगन को कैसे देखना है, लगन का महत्व क्या है, लगन से कौन से हाउस का लॉर्ड संबंध बना रहा है। चार संबंध बताए हैं ना, चारों में से कौन सा संबंध बन रहा है वो आपको देखना है, और कौन से वाला ज़्यादा मजबूत है संबंध बन रहा है या कमज़ोर संबंध बन रहा है, ये भी आपको देखना है। चारों संबंधों में से अगर कोई संबंध बन रहा है उनका, लगन का किसी भी हाउस से, लगन लॉर्ड का, लगन का मतलब लगन लॉर्ड का, तो वहाँ से उसको लेन देन अच्छा होगा, अच्छे संबंध भी होंगे। लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, नोट कर लो, क्योंकि लगन आप खुद हो। अपनी कुंडली देख रहे हो तो मतलब अपने लिए आपको कहाँ से मिल रहा है और कहाँ से नहीं मिल रहा है। जैसे मेरा लगन का समय 10th हाउस में है, तो फिर कर्म ये स्थान में है, पिता स्थान में है। कर्म स्थान है। कर्म स्थान भी है, पिता स्थान भी है, राज्य स्थान भी है, शासन का भी है, सरकारी अधिकारियों का भी है, राजा का भी है। और मेरा जैसे थर्ड हाउस में बैठा है गुरुजी, लगन का लॉर्ड, तो थर्ड हाउस में बहन कन्या राशि, बहन भाइयों का है, और साथ में एफर्ट का भी है, परिश्रम का, प्रयत्न का, एफर्ट का, ये है। लेकिन उनका संबंध बन रहा है नहीं बन रहा, ये भी देखना होगा। उसके साथ है राहु के साथ, और लगन में शनि बैठा है। तो यहाँ पर आप अभी इस एग्जाम्पल को आप क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपनी कुंडली से आप बता देना। तो यहाँ पर लगन का मतलब क्या है? लगन का स्वामी
इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा है, आपका मकर है तो उसके हिसाब से शनि। शनि है, कन्या किसी का है तो उसके हिसाब से बुध है, वो आपको पता ही है। ठीक है, जो भी लगन का स्वामी होगा उससे कौन से हाउस का लॉर्ड संबंध बना रहा है, तो उन दोनों का आपस में रिश्ते अच्छे होंगे। संबंध बना रहा है, संबंध अच्छे होंगे, एक बात। और संबंध बना रहा है अगर त्रिक का स्वामी, तो क्या होगा? छठे स्थान का स्वामी। लगन का स्वामी त्रिक भाव से संबंध बना रहा है, हाँ, तो सर बैड इफेक्ट्स। लगन का स्वामी छठे घर में है और छठे घर का स्वामी लगन में है, तो क्या होगा? सर शत्रु, तो जो जातक होगा वो रोगी होगा, ऋणी होगा और उसके शत्रु होंगे। सही है क्या ये? 3 चीजें होंगी। सर पूछ रहा हूँ। हाँ होंगी ना, किसको होंगी? लगन को। इफेक्ट किसको करेंगी? जो लगन को उस इफेक्ट person करेंगी, उस पर्सन को इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये लगन का इतना महत्व है, इतना इम्पोर्टेंस है कि लगन का मतलब वो खुद है जिसकी कुंडली आप देख रहे हो। और उस लगन के स्वामी को आप ज़्यादा महत्व इसलिए दोगे कि वो क्या, कहाँ पर है, कमज़ोर है, किस हाउस में है और कौन से हाउस का लॉर्ड उसको प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है उस पर। तो ये तो सबसे पहले देखना है आपको। ठीक है, अब ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, दोनों चीज़ें हैं लगन। हाँ जी। और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी क्या होता है? योग कारक होता है। उसको किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं है। एक दूसरी सेंस में अगर आप देखो तो अकेला वो योग कारक है। इस कुंडली में चंद्रमा केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है। तो चंद्रमा गुड पोजीशन में अगर बैठा होगा, कहाँ बैठा है? आपकी कर्क लगन की है ना? हाँ जी, कर्क लगन कहाँ में बैठा है? कन्या राशि में बैठा। कन्या, तीसरे घर में बैठा है। तो चंद्रमा अगर 9वें घर में बैठा होता तो कैसा होता? नाइन्थ हाउस तो भाग्य भाव हो गया, भाग्य भाव में ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया और लगन स्वामी हो गया। 9वें घर में बैठा होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, और 5वें में होता तो उससे थोड़ा कम अच्छा होता। लगन में ही बैठा होता तो भी अच्छा होता। ठीक है, तो केंद्र हाउस क्या है? अब हम आते हैं केंद्र हाउस पर। ये लगन की व्याख्या अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, दोनों चीजें हैं ये। अब हम केंद्र पर आते हैं। केंद्र, पहला केंद्र कौन सा है? प्योर केंद्र, चौथा घर। चौथा घर, ठीक है। दूसरा प्योर केंद्र कौन सा है? 7वां घर। तीसरा प्योर केंद्र कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 10वां घर। एंटी क्लॉकवाइज ही कुंडली देखते हो ना। चौथा, 7वां और 10वां, ये एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल स्थान है। चौथे से ज्यादा पावरफुल 7वां है, 7वें से पावरफुल ज्यादा 10वां स्थान है। वो क्यों है? क्यों है वो पावरफुल? उसकी वजह क्या है? चौथे स्थान से हम देखते हैं घर का सुख, मकान अपना है जी, ठीक है जी, अगर अच्छा है तो। माता का सुख, भौतिक वस्तुओं का सुख, हमारे पास एक गाड़ी भी है, हमारे पास फ्रिज भी है, हमारे पास आराम करने का बेड भी है, और घर के जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं सभी सुख के साधन हैं। तो चौथे घर से वो देखे जाते हैं, वो हैं। ठीक है, अब 7वां घर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो 7वें घर से क्या देखा जाता है? वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, शादी, पति या पत्नी। ठीक है, तो शादी हो गई तो जो लड़की है उसने तो अपना घर छोड़ दिया, चौथा घर छोड़ दिया ना, तो वो आ गई 7वें घर में। ठीक है, और शादी के बाद लड़के की अपने माँ बाप से बनी नहीं।
तो उसने माँ बाप ने कहा कि भैया तुम जो है ना ये घर छोड़ दो, या अपनी पत्नी को छोड़ दो। तो क्या करेगा वो जर्नली? जनरली तो सब माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। Generally। तो इसीलिए चौथा घर कमजोर पड़ गया। चौथा घर कमजोर पड़ी, समझ लिया। तो चौथा घर, अच्छा ऐसे ही उल्टा समझ लो कि अगर लड़की का मामला है तो लड़की के मामले में उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम अपने पति को छोड़ करके यहाँ वापस आ जाओ। हाँ जी, लड़की छोड़ के आ जाती है। आ जाती है, आजकल आ जाती है ना। हाँ जी। जनरली जो बनता है सामाजिक विधान उसके हिसाब से नहीं आती। पहले नहीं आती थी, ठीक है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो कलयुग का घोर कलयुग, घोर से घोर कलयुग चल रहा है। अब हो जाता है जो भी हो रहा है। तो ये कुंडली जब बनाई गई थी, कुंडली की जो नियम बनाए गए थे वो उसमें अब चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो चेंजेस को बाद में समझेंगे, पहले जो मेथड है वो उसको समझ लें, मूल जो है वो समझ लें, फिर उसको चेंजेस क्यों हो रहे हैं और वो हमें कैसे देखना है, वो बिल्कुल ही एंड की बात है। हो रहे हैं, कई प्लेनेट हैं अपना इफेक्ट बदल रहे हैं, तो वो भी है। तो यहाँ पर जो है चौथा घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया? सातवां घर। अब वो लड़का जो है उसकी अच्छी नौकरी लगी हुई है, 10-5 लाख रुपए हर महीने वो कमाता है, ऐसी जॉब है उसकी। और उसको दो में से एक चीज़ चुननी है। वो नौकरी वाला बॉस जो है वो ये कहता है या तो तू जो है ना पत्नी छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, पत्नी नहीं छोड़, पत्नी के लिए नहीं नहीं, बोलेगा। वो ये कहेगा कि भाई तू वहाँ चला जा, बेंगलोर जाना है, तूने दिल्ली में रहता, बेंगलोर जा करके 7 दिन की मीटिंग है वहाँ, ये है वहाँ मीटिंग अटेंड करके आओ और ये डील करके आओ। और उसने प्लान बनाया हुआ है वाइफ के साथ घूमने का। घूमने का, ठीक है। तो बताओ क्या करे वो? सर वो फिर प्लान को पोस्टपोन करके तो वहीं पर आते हैं, 10वां घर 7वें घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। या वो नेता है, राजनेता है, 10वां घर जो है वो राजनीति का भी है ना, तो वो व्यक्ति राजनेता है, तो उसको कहीं जाकर के भाषण करना है, चुनाव चल रहे हैं, कुछ भी होगा, कुछ भी मान लो एग्जाम्पल, तो वो पत्नी कहेगी नहीं मेरे को तो ये है, ये शॉपिंग करने जाना है, आज नहीं आप जा सकते, आज पिक्चर टिकट बुक करा रखी है, कुछ भी। तो वो कहाँ जाएगा? कर्म भाव पर। कर्म भाव को महत्व देगा, यानी उसको स्पीच देनी है तो वहाँ पर स्पीच ही देनी है। टूर पर जाना है तो टूर निश्चित है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके कमाई का साधन है, इनकम का सोर्स है, वो उसको ज़्यादा महत्व देगा। तो 10th हाउस मजबूत हो गया। तो आपको यहाँ पर ये फैसला हो गया कि चौथे घर जो कि केंद्र स्थान है उससे ज़्यादा मजबूत 7वां घर है, 7वें घर से ज़्यादा मजबूत 10वां घर है। और ये तीनों घर ऐसे हैं जो किसी की मदद के बिना नहीं चल सकते। तीनों घर के स्वामी अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये खास नोट कर लो। तीनों घर के स्वामी, चौथा और 7वां और 10वां, तीनों घर के स्वामी अकेले कुछ नहीं कर सकते किसी की, जब तक मदद ना हो इनको। तो मदद किसकी हो सकती है? बहन भाई की भी तीसरे घर से हो सकती है, चौथे घर से माता की हो सकती है, 5वें घर से किसी धार्मिक संस्थान की हो सकती है, या टीचर की हो सकती है। 5वां घर क्या है? विद्या का है ना, टीचर का भी है, गुरु का भी है। तो एक बात नियम के अनुसार ये भी आप लिख लो कि ये जो 3 स्थान है एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अकेले कुछ नहीं कर सकते। इन स्थान के स्वामियों का संबंध किसी हाउस के स्वामी से होना जरूरी है, तभी ये फलीभूत होते हैं। नहीं तो सुस्त, जैसे सांप वो होती है ना 2 मुंह वाली सांप, तो वो शांत पड़ी रहती है, काटती नहीं, एक्टिव नहीं होती, बस ऐसे ही है।
किसी ग्रह के स्वामी से इनका किसी स्थान के स्वामी के साथ अगर इनका संबंध बन रहा है, और संबंध सबसे पहले आपको बता गए हैं कि 4 संबंधों में से कोई भी संबंध, हर बार संबंध की जब बात होगी तो उन चारों में से एक संबंध कोई ना कोई बन रहा है तो संबंध है, नहीं बन रहा तो नहीं है। इसमें ये लिखे कि यदि संबंध नहीं बन रहा तो भी ये फल बताएंगे, देने में सक्षम नहीं होते, अपना सक्षम नहीं होते। स्थान के स्वामी की व्याख्या हो गई, नहीं केंद्र स्थान के स्वामी की व्याख्या हो गई। चौथे को भी समझ लिया, 7वें को भी समझ लिया, और एक जनरल रूल है ये, इसके बाद स्पेशल रूल भी बताएंगे। ये केंद्र स्वामी, हाँ, केंद्र स्थान के स्वामी एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर त्रिकोण पर आ जाते हैं। त्रिकोण क्या है? वो शुभ है, वो अकेले भी शुभ हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास शक्ति है, पावर है, इनके पास अकेले की शक्ति नहीं है। तो आपकी कुंडली के अंदर चौथे स्थान का स्वामी अगर किसी और स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है तो क्या होगा? मान लो 5वें स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है तो क्या होगा? ये शुभ स्थान है, पांचवा शुभ स्थान है सर। 9वां भी शुभ है और लगन भी शुभ है, क्योंकि तीनों त्रिकोण स्थान है। और शुभता में लगन से ज्यादा 5वां शुभ है, 5वें से ज्यादा 9वां शुभ है। अब उसको भी समझ लो क्यों शुभ है। जैसे केंद्रों को आपने समझा, ऐसे ही त्रिकोणों को भी समझ लो, क्योंकि लगन वो स्वयं है। मान लो लगन, ऐसा मान लो कि कोई व्यक्ति है और वो विकलांग है, उसके दोनों पैर काम नहीं करते, लेकिन 5वां घर उसका सबसे ज्यादा अच्छा है। 5वें घर का मतलब विद्या, ज्ञान, नॉलेज, सलाह, अच्छी सलाह उसको मिलती है, अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शन, ये सब 5वां घर है ना। तो 5वां घर उसका अच्छा है, तो वो विकलांग व्यक्ति को अपने विकलांगता का अफसोस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो काम चला सकता है, व्हीलचेयर पर भी आ जा करके काम उसका चल सकता है, वो कार्य जो भी करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। उसको कोई ज्यादा अफसोस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी विद्या बहुत, उसकी ज्ञान है, अपने ज्ञान से वो दुनियादारी चला सकता है, काम चला सकता है, सभी तरह के काम कर सकता है। उसके अच्छा मार्गदर्शक भी है, उसकी अच्छी सलाह भी है, अच्छा ज्ञान भी है, अच्छी नॉलेज भी है। और मान लो कि वो विकलांग भी है और उसके पास 5वां घर भी नहीं है, 5वां घर भी विकलांग की तरह ही काम कर रहा है, तो क्या होगा? 9वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 9वां घर उसका बहुत ज्यादा उसके लिए शुभ फल देने वाला है। तब क्या होगा? उसका भाग्य बहुत अच्छा तो है। भैया वो विकलांग है, ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, उसको मार्गदर्शन भी नहीं है, किस्मत की खा रहा है। ऐसा कोई देखा है आपने अपनी लाइफ के अंदर जो किस्मत की खा रहा है? बहुत सारे देखे हैं सर। ना तो उसके अंदर शक्ल सूरत है, ना मतलब कोई बॉडी बुद्धि के है। अंदर वो भी है, और ना 5वां ज्ञान भी नहीं है और विद्या भी नहीं है, लेकिन किस्मत की खा रहा है। ऐसा कितने लोग आपने देखे हैं? और एक कोई एग्जाम्पल है? बताओ क्या क्या सर देखा आपने? एग्जाम्पल ये है कि मैं जिस क्लास में पढ़ता था, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो इतना डफर था कि अगर उसको एग्जाम में अकेले बिठा दिया जाए तो टीचर उसको 33 नंबर नहीं दे सकता उसकी आंसर शीट को देख के। अभी वो गवर्नमेंट जॉब पर है। गवर्नमेंट जॉब पर कैसे है कि उसके भाई ने कोई सेटलमेंट किया और उसको वहाँ पर घुसा दिया।
जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट बोलना नहीं आता कॉन्टैक्ट बोलता है, मर्सिडीज को मस्टडीज बोलता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। और एक नहीं, ऐसे 2-3 है। सर हमारे भी एक उनका पूरा पीछे हंच मतलब वो कुबड़ निकला हुआ है, जैसे वो एक हाँ ठीक है, वो लगन खराब हो गया ना। हाँ जी, बट वो आईएएस ऑफिसर बने। तो उसने तो पढ़ लिख लिया ना, तब आईएएस ऑफिसर बना। और वाइफ पांचवा घर बिल्कुल बेकार कर दो तब बात करो। लगन भी बेकार, पांचवा घर भी बेकार। सर एक और बताता हूँ, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मेरी शर्ट खींचता था कि इंग्लिश के पेपर में मुझे बताते नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। वो जाकिर हुसैन कॉलेज में जॉब कर रहा है। कैसे कर रहा है? प्रिंसिपल, उस माउंटेन तो दोनों है ही, उस प्रिंसिपल से उसकी इतनी अच्छी गांठ से थी कि उसके घर के बर्तन भी वो धोता था। उसके फादर से कहा कि इसे 5 लाख दे दो मुझे, मैं इसको गवर्नमेंट जॉब पे लगवा दूँ। गवर्नमेंट जॉब। ये भी हो सकता है आपकी बात, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट उदाहरण क्या हो सकता है कि एक लाला है जिसके पास कई करोड़ों की संपत्ति है, ठीक है, और लाला की दुकान है खारी बावली में। एक एग्जाम्पल है, किसी की बात नहीं है। उस लाला की दुकान है खारी बावली में, और वो लड़का पढ़ने में जीरो है, पढ़ने में ज़ीरो है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और शक्ल सूरत भद्दी है, मुंह से उसके थूकें गिरती हैं बात करते टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा पूरा पोजीशन है, उसके शक्ल भी पसंद नहीं आती किसी को। तो उसका फादर कहते हैं कि भाई मैं जो है ना अब दुकान पे नहीं बैठूंगा, अब तू दुकान पे बैठेगा, गद्दी जमी जमाई है, और होलसेल का उठा के देना, नोट गिनने, नौकर चाकर सब काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होता है, ठीक है। उसका भाग्य स्थान 9वां स्थान प्रबल है, और 5वां स्थान भी प्रबल नहीं है, लगन तो प्रबल है ही नहीं। तो यहाँ पर त्रिकोणों की बात हो रही थी। किसी भी एग्जाम्पल को ले लो आप, हिस्ट्री में भी चले जाओगे ना तो वहाँ भी कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, विवश होते हैं कई लोग, तो उनको भी शरीर से भी विकलांग होते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि भी नहीं होती, फिर भी वो राज करते हैं, राज करते हुए भी पाए गए हैं। ऐसे हिस्ट्री में वो खोजने पे मतलब ये है कि लगन से 5वां घर ज़्यादा पावरफुल है, और 5वें से 9वां घर ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आपने त्रिकोण के बारे में भी जान लिया कि त्रिकोणों में शुभता है। 100% देसी घी है ये त्रिकोण स्थान, मतलब शुद्ध एकदम ओरिजिनल गाय का घी। लेकिन 5वां घर ज्यादा शक्तिशाली है, उसमें बादाम भी मिले हुए हैं, ठीक है। 5वां घर ज्यादा शक्तिशाली, 9वां घर लगन से ज्यादा 5वां, पांचवा, लगन से ज्यादा, लगन घी है तो 5वां घर उसमें बादाम भी मिले हुए हैं, और 9वां घर फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट मिले हुए हैं। तो ये हो गया त्रिकोण स्थान, त्रिकोण स्थान जो कि शुभ है। केंद्र क्या थे? केंद्र सर पावरफुल हैं एक दूसरे से ज्यादा, अकेले नहीं, पर वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। केंद्र, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अकेले कुछ कर सकता है, वो किसी की मदद कर भी सकता है। सर एक कुंडली देखी थी, लगन का स्वामी नीच राशि में था, और पंचम भाव में पंच महापुरुष योग बना हुआ था माला पे, और उसके फादर के पास अथाह पैसा है। तो ये क्या चीज थी सर? मतलब लगन का स्वामी तो नीच राशि में है। हाँ, तो वो तो खुद तो कुछ ना हुआ ना। ओके। हाँ, लगन का स्वामी कहाँ पर है? नीच राशि में कहाँ पर है? हाउस बताओ ना। आपको आता है पहले से, एस्ट्रोलॉजी को आती है पहले से। हाँ, ये आती तो मतलब ये चल चुके हैं ना, तो आपने उसके बाद ज्वाइन किया है। तो ये जो स्थान हाउस है ना, इनको इम्पोर्टेंस इसलिए आज क्लास रखी है कि इनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो। तो वो याद हो कहाँ बैठा है लगन का स्वामी? सर बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, याद आ जाएगी, कोई बात नहीं। मंगल था, नीच राशि में था वो, और वृश्चिक लगन की कुंडली थी। 8 9 10 11
12 1 2 3 4 5 6 7 4 नंबर सर, 9th हाउस। हाँ, तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है ना। हाँ, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है? भाग्येश चंद्रमा, वो याद नहीं सर कहाँ बैठा है। हो सकता है वो भी 9वें स्थान में बैठा हो। देख लूंगा, मेरे याद नहीं। फिर तो गुड नहीं, पोजीशन हो आई गई। मीन ये जो नीच राशि में बैठा हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसे में नहीं पड़ेगा ना, भाग्य बलवान हो गया ना। आपको देखना कि कौन सा हाउस उसको एक्टिव ज्यादा हो गया है, बलवान हो गया है। तो केंद्र भी समझ लिया आपने, केंद्र को अच्छी तरह समझ लिया या अभी कोई डाउट्स हैं? आप बताओ। आया तो है गुरु जी समझ में, और थोड़ा नहीं, केंद्रों में आपको क्या डाउट्स नहीं, हैं? डाउट नहीं है कुछ भी कि ये केंद्र, न्यूट्रल ये से आपने है। समझ लिया कि न्यूट्रल हाउस हैं और केंद्र के अशुभ। स्वामी किसी के साथ बैठे हों तो काम करते हैं, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल है। सर लगन कर सकता है अकेले कुछ? हाँ, लगन कर सकता है, वो तो त्रिकोण भी ये है ना। एक्सेप्शनल केस हो गया। हाँ, लगन स्पेशल है। ये न्यूट्रल होते हैं, अकेले फल नहीं देते, किसी के साथ संबंध बनाने पर ये हमेशा याद रखना आपने। अब मैं जितनी बार भी 4, आपसे 7, पूछूंगा 10 उतनी ये बार केंद्र होते हैं। आपको याद रहना चाहिए ये बात। और त्रिकोण 1 5 9 ये मोस्ट हमेशा शुभ होते हैं हमेशा ये। शुभ होते इन स्थानों के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। इन स्थानों में कोई ग्रह आ जाए तो वो भी शुभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका इफेक्ट ये है। इन स्थानों में कोई भी ग्रह आ जाए, कहीं का भी लॉर्ड है, तो वो शुभ हो जाता है। कितना शुभ होता है ये बात देखनी पड़ेगी। कैसे शुभ हो जाता है? एक अपराधी है, ठीक है, और वो अपराध करता है, लेकिन वो शंकराचार्य के पास जाकर के 1 घंटा बिताता है डेली, तो क्या होगा? शंकराचार्य जी का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, बुद्धि ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो 9वां घर क्या है? शंकराचार्य, ठीक है। और वो उसका अपराधी प्रवृत्ति भी उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि 9वें घर जो कि धर्म का स्थान है, धर्म का मतलब शंकराचार्य, एक एग्जाम्पल, तो वहाँ पर उसमें परिवर्तन होने लग जाएगा निश्चित रूप से। अंगुली मार जो है वो डाकू छोड़ करके और बुद्ध की शरण में आ गए थे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 8वां घर जो है, अब इसके बाद त्रिक पर आ जाओ। त्रिक कौन कौन सी जगह है? 6, 8वां, 12वां। 6ठा, ये सबसे ज्यादा अशुभ हैं तीनों हाउस कुंडली के। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो 12वां नहीं, इसमें क्लॉक नहीं चलता। अशुभता है लेकिन अलग अलग टाइप की अशुभता है इनमें। जैसे 6ठा स्थान क्या है? रोगों का भी है, ऋण का भी है, कर्ज का भी है, शत्रु का भी है। रोग, ऋण और शत्रु, ये सब कुछ रिपु शत्रु को बोलते हैं। है? रिपु, हाँ, रिपु शत्रु को बोलते हैं। रोग हो तो वो भी शत्रु की तरह ही हैं, क्योंकि वो तो सारी संपत्ति तक भी नष्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा रोग किसी को हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ भी नष्ट हो सकता है, उसका हो जाता है और दुखी हो जाता है। वो कह रहा है इससे अच्छा तो मर ही जाए। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, तो रोग परेशान करता है, पैसा भी वेस्ट करवाता है, कमाई भी करने नहीं देता और कमाई खर्च भी करवाता है। तो रोग दुख देने वाला स्थान 6ठा स्थान है। 6ठे स्थान के 3 इफेक्ट हैं, देखो तीनों। 6ठा स्थान जो है कैसा खतरनाक है। रोग के रूप में, ऋण के रूप में, कर्ज है किसी पर तो कमाई है या नहीं है, कर्जदार तो आके खड़ा हो जाएगा, भैया इस महीने की किस्त नहीं आई, चाहे आपको कैसे भी देनी पड़े वो किस्त तो देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मूड खराब हो जाएगा। अच्छे मूड में बैठे हो घर में, मान लो कोई है और आ जाता है भाई किस्त इस महीने की दे दो, तो मूड कैसे, जिस पे नहीं है उसके तो हो जाएगा। मूड खराब हो जाएगा।
ऐसे ही झगड़ा है, शत्रु। शत्रु जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, रोग कई तरह के हो सकते हैं, शत्रु कई तरह के हो सकते हैं। शत्रु किस किस तरह के हो सकते हैं? छुपे हुए शत्रु भी हो सकते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं ना, उनको पता है, उसकी टांग खिंचाई करने वाले अंदर खाने जो लोग हैं वो उसको गिराने में लगे रहते हैं। राजनीति में भी ऐसे ही होता है, तो वो भी शत्रु हैं। ठीक है नहीं? परिवार भी शत्रु हो जाता है। परिवार भी शत्रु, कोई भी शत्रु हो सकता है। वो शत्रु कौन है ये हम कुंडली में ढूंढने से मिल जाता है। कोई रिलेटिव शत्रु तो नहीं है, ये भी ढूंढने से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीजें अशुभ हैं, इसलिए छठा स्थान त्रिक स्थानों में 6, 8, 12 में से सबसे ज्यादा अशुभ है। 3 एंगल से अशुभ है, तीनों चीजें ही इसकी खराब हैं। रोग भी खराब है, ऋण भी खराब है और एक दूसरे से ज्यादा खराब है। तीनों किसी के ऊपर आ जाए तो भैया, ये एक भी आ जाए ना तो दूसरी को अपने आप बुला लेती है, तीसरी को, वो दो मिल करके तीसरी को भी बुला लेते हैं, आजा तू भी आजा। बिल्कुल ठीक बात है। ये ध्यान रखना। तो छठा स्थान सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। फिर उसके बाद आता है 8वां स्थान। जन्म कुंडली का जो 8वां स्थान है वो क्या है? सर ये आयु का स्थान है। ठीक है, आयु का स्थान भी है और ये अचानक होने वाली हानि, नुकसान। पैसा लगा रखा है किसी ने शेयर मार्केट में और डेली का हिसाब किताब लगाता रहता है, डेली अपना प्रॉफिट जोड़ता रहता है, लाला लोग, और शेयर मार्केट डाउन हो गया एक दिन, उसका कितने हजारों का नुकसान। दूसरे दिन उसने कहा कि भैया इसको पैसे को निकाल लो। पैसे निकालता है तो शेयर मार्केट और चढ़ जाता है ऊपर, अगली बार महंगे शेयर खरीदने पड़ते हैं, या फिर डाउन ही डाउन होता चला जाता है, वो नहीं निकालता और इस लेवल तक आ जाता है। तो अब भैया क्या करना है, पैसे चवन्नी भी नहीं रही उसकी रुपए की। तो ये जो प्रभाव है 8वें स्थान का है। यहाँ पर कोई बीमारी नहीं हुई, रोग नहीं हुआ, कोई शत्रु नहीं उसका कुछ किया किसी ने, ना ही उसके पास कोई कर्ज हुआ है, पैसा अपना ही था, लेकिन वो पैसा डूब गया। कई कारणों से डूब सकता है, सिर्फ शेयर का तो एक एग्जाम्पल है। किसी के आग लग सकती है गोडाउन में, तो जीवन भर की कमाई किसी ने चुरा लिया, डाका पड़ सकता है, चोरी हो सकती है, भूकंप आ सकता है। भूकंप में सब कुछ एकदम गया, सडनली जो भी घटनाएं घट सकती हैं। हाँ, अचानक होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं। और 8वें घर से एक्सीडेंट भी अचानक ही होते हैं ना। एक्सीडेंटल जितने भी नुकसान होते हैं वो, और एक्सीडेंट शरीर का भी नुकसान जो भी है वो भी। तो 8वां घर, अब छठा घर जो बता बता के मारता है। ठीक है सर, यही है ना, रोग है तो बता बता के मारेगा, ऋण है तो भी पता होता है भाई ये तो मुसीबत आनी आनी है, और शत्रु खतरा लगा रहता है, नींद आती नहीं है, हाँ भाई वो कल हमला करने का वार्निंग दे गया है। ठीक है, तो पता होता है, लेकिन इसका तो पता ही नहीं है। एक्सीडेंटल, सारी दुर्घटनाओं का स्थान। ठीक है, तो चौथे घर का स्वामी अगर 8वें घर में बैठा हो तो क्या बताता है? माता का एक्सीडेंट। ऐसे झटके से कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। मदर का एक्सीडेंट। ठीक है, चौथे घर का स्वामी छठे घर में हो तो माता रोगी हो जाएगी।
ऐसे ही 10वें घर का स्वामी, चौथे का स्वामी छठे में बैठे थे, क्या होगा? वही मदर को परेशानी से। 10वें घर का स्वामी आपने क्या बताया? फादर। फादर, ओके। 10वें का स्वामी 8वें में बैठे थे। हम्म 10वें का स्वामी अगर 8वें घर में बैठे तो क्या होगा? फादर का एक्सीडेंट हो सकता है। और 10वें घर का स्वामी अगर छठे घर में बैठे तो फादर रोगी भी हो सकता है, ऋणी भी हो सकता है, शत्रु भी उसको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट मुकदमा भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जिस लड़की मैंने आपको बताया था 10वें घर का स्वामी सूर्य हो गया, सूर्य छठे घर में बैठा है, उच्च का है, और राहु केतु एक्सिस पर है, तो ये फादर रोगी होंगे, रीडी होंगे, शत्रु राशि मतलब, लेकिन उसके फादर बहुत वेल सेटल्ड है सर। हाँ तो वेल सेटल्ड है, उस ग्रह की दशा आनी चाहिए ना। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि जिस ग्रह का प्रभाव आप देख रहे हो उसकी दशा में उसका मेन इफेक्ट होता है। आई मीन कि सर उसके फादर जो इतनी अच्छी पोजीशन पे है कि इस वजह से उच्च होने के कारण, हाँ। लेकिन जब होगा तो ऐसा हो सकता है, जब उसका दशा पीरियड आ गया तो इस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सीडेंट तो एक ही बार होगा ना, बार बार तो होता नहीं। दशा पीरियड में बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। हाँ तो आपको पहले इफेक्ट देखने हैं, इफेक्ट कब आएंगे इसकी चर्चा भी होगी। तो यहाँ पर आपने समझा त्रिक स्थानों का स्वभाव क्या है। 12वां स्थान, 12वां स्थान क्या है, क्या नेचर है 12वें स्थान को, किस लिए देखते हो? सर ये व्यय भाव है। व्यय, व्यय का मतलब आयु का भी व्यय या किसी चीज का भी व्यय, किसी वस्तु का भी व्यय। जब हम किसी भी वस्तु का व्यय देखते हैं तो 12वें घर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुंडली का व्यय स्थान का जो विचार किया जाता है वो हम इस स्थान को केवल व्यय ही नहीं कहते, ये भोगों का स्थान भी है, ठीक है। और ये स्थान संन्यास का भी है, वैराग्य का भी है। वैराग्य का स्थान और भोगों का स्थान दोनों का स्थान है। बेडरूम का विचार जो किया जाता है वो 12वें घर से किया जाता है। तो छठा घर ज्यादा परेशान करने वाला, वो 8वें में तो चलो एक झटके में ही आदमी का काम हो गया जो भी हो गया, और वो हलाल कर करके गर्दन काटता है। छठा घर पता रहता है, 8वें में पता नहीं रहता, नुकसान वो भी है। 12वां घर भी व्यय करने वाला स्थान है। अब कमाई इतनी नहीं है, जितना खर्चा बढ़ा लिया है उसने व्यय कर लिया है, तो क्या होगा? दुख होंगे, कर्जदार हो गया। छठा घर और 7 एक्टिव हो गया कर्ज के रूप में। 11वां घर आय के लिए होता है ना, आय स्थान भी है, और आय इस पर भी आऊंगा। तो 12वां स्थान का मतलब ये है कि कोई किसी का है, रिलेटिव है घर के अंदर, और वो अचानक घोषणा कर देता है कि मैं तो संन्यास ले रहा हूँ। जवान लड़का है, उसको माँ बाप की उम्मीदें हैं, और वो कहता नहीं मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मैं तो सन्यासी बन रहा हूँ। तो क्या होगा? उनको अपने आप को संभालना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा ना, क्योंकि उन्हें उम्मीदें पाली हुई हैं। तो वैराग्य या किसी से
अटैचमेंट। डिप्रेशन में चले जाता है कोई इंसान, तो वो वैरागी हो गया, मतलब उसके अंदर वैराग्य भाव आ गया, तभी तो वो आगे डिप्रेशन में गया। जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो उसका 12वां घर हमें कुंडली में देखना ज़रूरी हो जाता है। घर से कोई बंदा भाग जाता है तो भी 12वां घर देखना ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को किसी रिश्तेदार से या किसी संबंधी से विरक्ति हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, तो भी 12वां घर देखना ज़रूरी है। ठीक है, दूरी करने वाला स्थान है। अब चौथे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? एक झटके वाला एग्जाम्पल, पेरेंट्स के साथ, माँ के साथ। माता। चौथे घर का, चौथा घर का स्थान है, अपना घर, आपका अपना घर है, हाउस, भूमि, भवन, माता, सिर्फ माता ही नहीं है। तो चौथे घर का स्वामी 12वें घर में गया तो मतलब क्या है? चौथे घर को छोड़ दिया और वो दूर चला गया, घर से दूर चला गया, वैराग्य हो गया या विदेश चला गया। विदेश चला गया का जो मतलब होता है ना, वो चौथे घर का स्वामी 12वें से रिलेशन बना रहा होता है। विदेश ये नहीं होता कि जापान चला गया या इंग्लैंड चला गया। विदेश का मतलब ये है कि अगर 800 किलोमीटर से ज़्यादा दूर चला जाता है, 700-800 किलोमीटर, तो भी उस समय उसको विदेश ही कहा जाता था। तो आज आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, आप तमिलनाडु में जाकर रहने लग जाते हैं, माता पिता आपके यहाँ रहते हैं, तो आप विदेश चले गए कुंडली के हिसाब से। तो 12वां घर जो है ना, ये दूरियां करता है, रिश्तों की दूरियां भी करता है, सामग्री की दूरियां भी करता है, ऐशो आराम की वस्तुओं की भी दूरियां करता है। अब वो विदेश चला गया तो वो अपने घर की भोग्य पदार्थ जो उनको कहाँ से वो इस्तेमाल करेगा? ना तो अपने घर का वो जो वाहन है, लग्जरी वाहन है, उसका प्रयोग कर पाएगा, ना वो तो वहाँ नया सेटअप उसको करना पड़ेगा, जो भी होगा। तो इस तरह से ये इफेक्ट हैं। त्रिक स्थान जो है ना, ये इफेक्ट है इनके। त्रिक स्थानों के बारे में आपने समझ लिया, तो इसमें क्या समझा आपने? सर जौन से ही भाव का स्वामी इन स्थानों पर जाएगा, इनका अपना नेचर, इनका अपना नेचर तो सर बैड है। हाँ, तो किसका ज्यादा है? सर सिक्स्थ हाउस का 3 तरह से है। 3 तरह से। ठीक है, और 8वें घर का? 8वें घर का सडन हाँ, एक्सीडेंटल, किसी भी घटना को अंजाम देने वाला घर है ये। 12वां घर भी दूरी करने वाला, वैराग्य करने वाला है, सुखों में कमी करेगा, दूर कर देगा अपनों से, खर्च का स्थान है। तो ये जो स्थान आपने देखे, तो आपने केंद्र भी समझ लिए, त्रिकोण भी समझ लिए, त्रिषडाय को समझना है। त्रिषडाय, छठे को तो दोबारा करना नहीं हो, तो आपने समझ ही लिया है, त्रिक में आ गया। त्रि मतलब तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा स्थान जो है वो संघर्ष का स्थान है। संघर्ष बताता है हमारे जीवन में हम संघर्ष कितना करेंगे, या किस मामले में कितना संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तीसरा स्थान संघर्ष का स्थान है, भाई बहनों का स्थान है, पराक्रम का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है? तीसरे स्थान का स्वामी अगर हमारे लगन के स्थान के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है, तो क्या होगा भाई? लाइफ में संघर्ष बढ़ जाएंगे। संघर्ष ही संघर्ष। सर अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जाएगा, भाई बहन का और एफर्ट्स। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में जाएगा तो पति से संघर्ष बढ़ जाएगा या पति मिलने में संघर्ष बढ़ जाएगा? मिलने में भी संघर्ष होगा और उससे भी संघर्ष होगा। लेकिन तीसरा घर उतना बुरा नहीं है जितना छठा बुरा है त्रिषडाय में।
त्रिषडाय में तीसरे से ज्यादा छठा बुरा है। ठीक है, तीसरा बुरा क्यों है? क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कैसे करना पड़ता है भाई? आपको, आपका ऑफिस है 5 किलोमीटर दूर और डेली आपको पैदल जाना पड़ता है, वाहन है नहीं आपके पास मान लो, तो वो संघर्ष हो गया। आप क्या चाहोगे? कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहोगे यार, कम से कम साइकिल हो जाए। और जिसके पास साइकिल भी हो गई तो वो चाहेगा नहीं यार स्कूटी हो जाए, और जिसके पास स्कूटी के बाद फिर वो क्या सोचेगा यार कार हो जाए, चाहे उसको जाना 5 किलोमीटर ही है, ठाठ से तो जाना है। कार जब हम खर्च कर सकते हैं तो कार क्यों ना हो, वहाँ खड़ी करेंगे, रोब राब बनेगा। ठीक है, नहीं तो इस तरह से वो तीसरे स्थान को संघर्ष का स्थान तब बताता है जब तीसरे स्थान का स्वामी किसी हाउस से संबंध बना रहा है। तीसरे हाउस का स्वामी किसी स्थान से संबंध बना है, संघर्ष तो उस हाउस से संबंधित होगा ना। तीसरे हाउस का स्वामी भाई 5वें स्थान से अगर तीसरे स्थान का संबंध है तो शिक्षा में उसको संघर्ष करना पड़ेगा ना। उसको कहाँ ज्यादा संघर्ष करना पड़ा? पढ़ाई करने में। और 10वें स्थान में है तो कर्म करने में संघर्ष करना पड़ता है। 9वें में है तो भाग्य के साथ वो लड़ता है, भाग्य को छीनता है, भाग्य आता नहीं है, कहता है मैं इतनी जल्दी कैसे आ जाऊं, संघर्ष तेरे हाउस का नेचर है तो कैसे आ जाऊं। तो जिस हाउस के साथ संबंध बनाएगा वही संघर्ष में आ जाएंगे। हाँ, वो लोग भी संघर्ष में आ जाएंगे, उनसे हम सुखों को आसानी से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उन रिलेटिव से। जैसे चौथे घर में आ गया तो चौथे घर का रिलेटिव माता है ना, उससे हम सुखों को आसानी से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और छठे स्थान का स्वामी अगर कहीं आ जाता है तो, छठे स्थान का स्वामी तीसरे में आ जाए तो कहीं आ जाए सर, छठे स्थान का स्वामी जहाँ पर जाएगा उस भाव में रोग पैदा करेगा, उस भाव से मतलब रोगों के रूप में, लड़ाई झगड़ों के रूप में, दुश्मनी के रूप में, जैसे अगर कर्ज के पिता के स्थान में तो पिता से संबंध खराब कर देगा। बिल्कुल, शत्रुता। तो ये कहानी है तीसरे घर को केवल संघर्ष है। संघर्ष से चलो जीवन नहीं बिगड़ता, जीवन में संघर्ष तो होता ही है, हर कोई यही सोच लेता है यार संघर्ष तो है ही है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, लेकिन किसको ज्यादा है किसको कम है? जितना संघर्ष कम होगा उतने सुख ज्यादा होंगे। जिस भाव, छठे भाव का स्वामी जहाँ जाकर बैठेगा उस चीज को खराब करेगा, वहाँ खराब करेगा, वहाँ दंगल करेगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा। सर यही चीज 8वें भी करेगा, यही चीज 12वें भी करेगा। 8वां तो नुकसान करेगा ना, दूसरे ढंग से अचानक होने वाला नुकसान। उसका नेचर लड़ाई झगड़ा करवाना नहीं है, बीमारी देना नहीं है, कर्ज करना नहीं है। छठे घर का नेचर है कर्ज करना, झगड़ा करवाना, दुश्मनी करवाना। ये जो नेचर है ना हर हाउस का, उसको ध्यान में रखो, हमेशा आपके दिमाग के अंदर ना फिट हो जाना चाहिए। वो क्या करेगा? उस हाउस के नेचर के हिसाब से करेगा उस हाउस का लॉर्ड। ठीक है, अब आपने त्रिक भी समझ लिया, त्रिषडाय पर थे हम। 11वां स्थान, 11वां स्थान को क्या कहते हैं? आय, इनकम। लेकिन ये दुखों का स्थान भी कहा गया है। तीसरा तो दुखों का समझ में आता है, तीसरे हाउस को तो आप दुखों का रूप में समझ गए और आसानी से मान भी गए। भाई एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, संघर्ष जो है वो कष्टकारी होता है, ज़्यादा मेहनत कौन करना चाहता है, इसलिए वो दुखों का कारण है। पर इतने दुख भी नहीं है जितने छठे के कारण से हैं। और छठा तो स्पष्ट रूप से दुखों का है ही है। त्रिषडाय पर चल रहे हैं, ध्यान रखो। और तीसरा बचा आय, इस ग्रुप में तीसरा आय, वो और ज्यादा दुखों का कारण बताया गया है। तो भैया वो कैसे दुखों का कारण हो सकता है?
जरा सोच के बताओ। अगर आय नहीं होगी तो, पैसा ही सारे मूल कारण है हर दुख का। आय नहीं होगी तो दुख ही दुख है। नहीं, वो नहीं। जो छठा स्थान है वो प्रत्यक्ष दुखों का कारण है। 11वां स्थान दुखों का कारण तब है जब हम अनीति से कमाते हैं, वैसे नहीं है। समझ गया ना बात को? आप ये पेन है, ये कितने का है? 5 रुपए का है या 10 रुपए का, जो भी है। आप इसको 10 रुपए और 10 पैसे का बेचते हो, तो ये कमाई कैसी समझी जाएगी? ईमानदारी की। ये आप 11 का भी बेचते हो तो भी चलो मान लेते हैं कि ठीक है, 1 रुपया 10 के साथ जोड़ रहे हो, 10%, नीति वाली बात है। लेकिन इस पेन को आप 25 रुपए का बेच रहे हो, 10 की वैल्यू है इसकी, तो क्या कहा जाएगा? अनीति से ठगबाजी। ठग। इसको क्या कहा जाएगा? ठगना। ठगी और क्या होती है? 2 पैसे की चीज 2000 की बेचनी, ठगी तो है। रिश्वत लेना। फिर रिश्वत लेना। किसी भी डिपार्टमेंट में रिश्वत लेना, वो जो आय है, वो जो इनकम है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, उनमें क्या शिक्षा दी गई है? वो ये बताते हैं कि भाई तुम जैसे कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार ही तुम्हें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कर्मफल, कर्मफल को महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति भी यही बताती है और हमारे वेद शास्त्र सब कुछ यही बताते हैं कि कर्म के अनुसार इंसान की गति भी होती है, कर्म के अनुसार ही उसको उपलब्धियां होती हैं, कर्म फल से ही उसको सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म एक पूंजी है। कर्म करते जाते हो और आप कर्म की पूंजी संग्रह करते जाते हो, ये संचित कर्म में चला जाता है। क्रियमाण कर्म के रूप में आप कर्म कर रहे हो। जो आप कर्म कर रहे हो उसको क्या कहोगे? क्रियमाण रूप उसका कर्म। कर्म के तीन रूप बताए गए हैं। कर्म करते जा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल नहीं रहा, ठीक है? आप कर्म करते जा रहे हो, तंग हो गए, यार बेकार है, कर 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 मैं थक गया, कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है आपको उसका फल 10 साल बाद मिले, हो सकता है आपको और 50 साल बाद मिले, हो सकता है आपको आयु के बिल्कुल अंतिम अवस्था में मिले, हो सकता है आपको इस जीवन में मिले ही ना। पर कर्म का फल नष्ट नहीं होता। कर्म का मतलब क्या है? एक क्रिया, एक्शन। अंग्रेजी में कहो तो एक्शन। तो एक्शन जो भी आप करते हो उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो रिएक्शन क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया फल, नेचर के द्वारा जो भी आपको दिया गया उसके बदले में। नेचर अपने पास कुछ रखता नहीं है। जैसे समुद्र में कुछ भी चीज फेंक दो तो वो वापस बाहर फेंकता है। समुद्र का नेचर जानते हो? ऐसे ही है प्रकृति का नेचर। नेचर जो है वो यही है कि आप जो कर रहे हो वही लौट के आएगा। तो इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं ना, कर्म को संचित कर रहे हैं, ये एक पूंजी है। पैसा तो आप बैंक में जमा करते हो, बल्कि कर्म की पूंजी आपको कोई जगह नहीं दिखाई देती कहाँ आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, वो अदृश्य है, वो संचित हो रही है। और जो कर्म की पूंजी संचित हो रही है ना, वो इस जन्म में हो सकता है आपको ना मिले, अगले जन्म के लिए संचित हो रही हो, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का ये चक्र है। और ये झूठी बात है कि आप इंसान हो, मनुष्य हो, पुरुष हो और अगले जन्म में आप गाय, कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी कुछ बनोगे। गलत है, कहीं नहीं कहा गया। ये सब पौराणिक कहानी है डराने के लिए। पीपल के नीचे मत जाना, पीपल के नीचे भूत रहते हैं, पीपल पर भूत रहते हैं।
देवता रहते हैं, कोई कहता है, कोई भूत कहता है। तो क्यों पीपल को मत काटना? सब डराने में तो बहुत ज्यादा है ताकि वो डर के ना काटे। ऐसे ही है। तो इसीलिए अनजान लोग, मूर्ख लोग जो थे, उनको समझाने का उनके पास यही तरीका था। पुराणों में उन्होंने डरा डरा के लिख दिया। उनका यही तरीका ये था, विद्वानों के पास, डराओ इनको। ये ऐसे नहीं समझते, डरा के समझेंगे। डरा के समझेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। तो इस तरीके से जो डराया गया ना, तो गाय बन जाएगा, तू भैंस बन जाएगा, सूअर बनेगा, अगले जन्म में तेरे को बकरा बनेगा, तो ये कर्म मत कर। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से समझाने के लिए कहा, भाई डर जाए और ये ऐसे बुरे कर्म ना करे, लेकिन वो नहीं होता। वो इंसान बनेगा तभी तो उस कर्म का फल भोगेगा। आपने जितने भी ऐसे कहानियां सुनी हैं या किसी इंटरव्यू में आपने देखा होगा, टीवी या किसी पुनर्जन्म की घटनाएं, उसमें किसी ने कहा है कि मैं पिछले जन्म में बैल था या कुत्ता था, या कुछ कहा किसी ने? ऐसा तो नहीं कहा गया। क्या कहा है उन सब ने? यही बताया कि मतलब वही निकला है, वही निकला है। और वो पुरुष था तो पुरुष ही निकला है पिछले जन्म में, स्त्री था तो पिछले जन्म में स्त्री इस जन्म में निकली है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा ही है। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। अंत समय अंत मता सोगता, अंत समय में जैसी भी आपकी बुद्धि होगी, जो आप सोच रहे होंगे, जो आपके विचार में चल रहा होगा, वैसी आपकी गति होगी। उस मतलब टारगेट है, अगले जन्म में मैंने बदला लेना है। मरते मरते मैं बदला लेने के लिए सोच रहा हूँ कि इसको तो नहीं छोड़ना था, ये तो मेरी अफसोस, बीच में रह गया मामला, इसको तो मैंने दंड देना ही था, इसको मजा चखाना था। मरते मरते ये सोच लिया, तो अगला जन्म होगा, और इसीलिए होगा, ये टारगेट मेन होगा कि अगले जन्म में उससे बदला लेने के लिए वो पैदा होगा इंसान। तो इसीलिए कहा जाता है अंत समय में रामायण सुनो, वो सुनो, गीता सुनो, क्या क्या कहा जाता है। मैं मतलब इस वाली बात से थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई फीमेल है तो फीमेल ही होगी, मेल है तो मेल ही होगा। अगर सपोज किसी ने अपनी पत्नी को कष्ट दिया इस जन्म में, तो अगले जन्म में पति ही बन के आएगा, पति ही बन के आएगा वो। वो तो कष्ट पाएगा ना, पत्नी से कष्ट पाएगा। हाँ, ऐसा भी होता है, पत्नी से भी कष्ट पाते हैं लोग। और जरूरी नहीं कि वही आपकी पत्नी बने। अच्छा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उस पत्नी का किसी और पति को कष्ट देने का कारण भी उसको तो दंड मिलना है। अच्छा, किसी भी रूप से मिले वो। हाँ, ठीक है सर। कर्म विपाक संहिता, ये एक सही ग्रंथ है, कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता, कर्म जो है पक जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं ना, वो उसका फल जब मिलता है तो उसका मतलब क्या है? कर्म पक गया तभी तो उसका फल बना है। कर्म विपाक, विपाक का मतलब होता है पक जाना। ठीक है। तो कर्म हम जो कर रहे हैं वो पूंजी है हमारे पास, वो संचित होती चली जा रही है, संचित होती चली जा रही है। और जब उसका समय आएगा, जब वो फल के रूप में, मतलब वो फल जब है उसको समय लगता है ना, जैसे कितना समय लगता है। एक पेड़ पर केला है, केले का फूल आया, फिर वो थोड़ा इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, फिर वो पीला होना शुरू हुआ, मतलब पकना शुरू हुआ। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 2 महीने 4 महीने, जो भी लगता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको टाइम लगा। ऐसे ही आप कर्म कर दिया, कर्म आप करते चले गए, तो आपने कहा कि कर्म करते ही मुझे फल मिल जाए। तो अलग अलग टाइप के कर्मों के अलग अलग समय निश्चित हैं, अलग अलग अवधियां निश्चित हैं। तो वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता भाई कितने टाइम में किस टाइप का कर्म फलित होता है, पकता है।
इस विषय में कोई ऋषियों ने नहीं लिखा सर कुछ ऐसा? कर्म विपाक संहिता है ना। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है। कुछ कुछ किसी किसी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उसको एक जगह संचित नहीं किया गया, एक जगह उसको किसी ने महत्व नहीं समझा। यार ठीक है, हमें तो ये मतलब है ना किसी को अच्छे रास्ते लगाना है, वो डरा के लगा लेंगे, इतनी कहानी कौन समझेगा, कौन मानेगा। और बहुत से लोग खंडन करते हैं, किसने देखा है पिछला जन्म? सब लोग यही करते हैं सर। मगर किसी को मैं कहने की इंडिया कोशिश, से अलग तो मोस्टली सभी करते हैं, हाँ, किस 99%। हाँ, अब करने लगे सर हैं, मतलब जैसे अगर हम किसी को educated होने बताएं के तो वो बाद। यही कहते हैं कि किसने देखा है, किसने देखा पिछला जन्म, अगला किसने देखा है। अगला जन्म किसने देखा। जो करना है खाओ पियो मौज करो, ठीक है। यही हो रहा है सर। वो पिक्चर आई थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो इस उस पे चल चुके हैं, लाइन पे। तो ये जो है ना, हम अपने प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे, नेचर के हिसाब से नहीं चल रहे। नेचर के हिसाब से चलें तो हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्मों की तो व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है भाई। किसी का मन दुखाना है तो किस तरह के हम बुरे कर्म कर रहे हैं, किस तरह का उसका रिजल्ट मिलेगा, फल क्या मिलेगा, वो कर्म विपाक संहिता बताएगी। उसको पूरा विवरण आपको मिल सकता है उसमें। लेकिन उसको आप मानोगे कि ये तो कहानियां हैं, पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो कहानियां सी हैं, ऐसे ही है, कोई इसका मतलब नहीं है। प्रूफ नहीं होता ना, सिद्ध होता ही नहीं है वो, तो कैसे मानोगे? सर जो सिद्ध हो भी नहीं सकता है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वो सिद्ध होता कब है? वो समय के साथ सिद्ध होता है। जिन्होंने उसको महसूस किया है, जिन्होंने उसको रेफरेंस से महसूस किया है, मतलब कौन था पिछले जन्म में, उसने क्या किया, वो कहानियाँ पिछले जन्म की बताता है, घटनाएं बताता है, और वहाँ वो चीज़ें मिलती हैं, वैसे लोग मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है पिछले जन्म वाली, और इसका जन्म क्यों हुआ है, वहाँ से एक आइडिया हो जाता है। तो ये सारी रिसर्च थी, उन्होंने कई वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्च करके उसको तय किया कि ये इस तरह से है भाई। नहीं, होता तो है गुरुजी। जैसे मैं बंगालीज के टच में ज़्यादा रही। मेरा बेटा जब बड़ा था, मतलब प्ले स्कूल में गया तो वो बंगाली टीचर के अंडर आया। स्कूल गया तो बंगाली स्कूल मिला, और मुझे ना पता नहीं क्या था, डिप्रेशन था या क्या था इसके स्कूल जाने से पहले। तो मुझे सपना आता था कि जैसे मेरे पेरेंट्स बंगाली हैं, और मैं रोने लग गई थी आफ्टर मैरिज की बात है सर ये। तो मैंने अपने ब्रदर को बुला लिया था कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आता है और मुझे वो लेने आ रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं, मुझे वो चीज़ दिखाई देती है। तो ये चीज़ें पता नहीं क्या थी, ये होता है सर, मुझे तो लगता है ऐसे होता है। और मतलब बहन की लड़की गई तो वो भी सेम उसमें दूसरे शहर में, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वही अरविंदो के आश्रम के स्कूल में ही जाएगी, वो भी उधर ही उसी लाइन पर। तो ये चीजें होती तो हैं लाइफ में ये बहुत। कहानियां आपने सुनी हुई हैं, कोई देखी भी हुई है पुनर्जन्म वाला, कोई बंदा आपको देखा भी है अपने अपने जीवन में? सर टीवी में तो देखा है, मतलब यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा है मैंने ना? देखा है सर, पुनर्जन्म का मैंने देखा है। क्या? हमारे यहाँ एक लड़की का बर्थ हुआ, हम्म वो अपनी दादी के साथ उनके मायके जा रही थी, दादी के मायके, अपने पापा के नाना के यहाँ। तो बाइक पर थी, नहीं वो तो गाड़ी में थी, तो उसने कहा गांव के पास से निकली जैसे कि ये तो मेरा गांव है। तो दादी ने उस टाइम सुना नहीं, करी तेरा गांव कैसे हो सकता है, वो लड़की अभी यंग हो गई है हमारी आंखों के सामने। तो कह रही तेरा गांव कैसे, उसने जैसे वापस घर आए तो रोना धोना शुरू कर दिया। तो बोली कैसे रो रही है, तो तेरा घर कैसे है मुझे बता। 2.5-3 साल की लड़की बोल रही है। उसको लेकर गए वहाँ के, दिखा लाते हैं शायद, उसने जाके वहाँ से बैग वगैरह सब बताया कि ये मेरा बैग है, यहाँ रखती थी मैं, और ये उसकी चीज़ें भी माँ ने जैसे सजा के रखी हुई थी। तो बता दिया सर उसने कि मैं मामा के साथ रक्षाबंधन में अपनी मम्मी के साथ गई थी और एक्सीडेंट हुआ। देखे हैं मैंने। आपने रियल में देखे? मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखे। नहीं, आपने यूट्यूब पर देखे हैं। अब हमारी, मैंने जो सुना है, हमारी मौसी की लड़की थी, मेरी मौसी की लड़की, उसकी एक स्टोरी इसी तरह से जैसे बता रही हूँ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो लड़की थी तो अगले जन्म में भी लड़की थी। हाँ जी, वो भी लड़की है। समझ गए ना? जितनी भी स्टोरियाँ सुनोगे यही आपको पता चलेगा। तो सर गुजरों में ही डेथ हुई इसकी, और गुजरों में ही पैदा हुई है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ मैं अब स्टोरी सुना रहा हूँ वो जो गाँव के गाँव में ही पैदा हुई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसी गाँव में या उसी शहर में ही पैदा हो, कहीं भी पैदा हो सकता है वो इंसान। और दूसरी बात है कि कितने ही समय के बाद हो सकता है। ये तो कुछ उदाहरण पता चल जाते हैं जो कि अभी कुछ साल पहले मरी और कुछ साल पहले उसका जो कर्म है वो परिपक्व हो गए थे। यानी कर्म का फल, या कर्म का फल का मतलब वो माहौल जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसके अनुसार उसको इस जन्म में जो जो मिलना है वैसा सेट तैयार था, ऐसा मान लो। वो सेट तैयार होने में 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, 400, 600, 1000 साल लग सकते हैं। तो 1000 साल बाद तो सब कुछ चेंज हो चुका होता है, फिर कौन कहाँ मिलेगा किसको। तो ये वो वाले उदाहरण पकड़े जाते हैं जो कि कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई है, तो उससे मैच हो जाते हैं। अब 1000 साल पहले कैसे मैच कर सकता है कोई, वो तो जगह ही बदल जाती है। सब कुछ बदल जाएगा, ठीक बात है। ठीक है नहीं, तो इस तरह से फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जिससे आपका कार्मिक रिलेशन होगा, हाँ वो जिससे आपका लेन देन बाकी होगा? हाँ वो सेट बना हुआ होता है आपके हिसाब का। जो सेट है, माता पिता कौन होंगे, किससे क्या लेना इसीलिए देना मैं है, आप वो सेट जब बन जाएगा तब आपका जन्म होगा, चाहे 1000 साल आपको प्रतीक्षा करनी पड़े। आपने कहा ना कि पत्नी कोई भी हो सकती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पत्नी कोई आत्मा हो सकती है, अच्छा, वही आत्मा नहीं होगी। बदला लेने के लिए कोई और आपको सिर्फ बदले से मतलब है, होगी तो कोई लेडीज ही, लेकिन ये नहीं पता कि वही वाली आत्मा है, ये कोई जरूरी नहीं है। कुदरत ने आपको वो कर्म आपके पूरे करने हैं बस। सर तो मैंने एक कुंडली देखी थी। वो जो लड़की थी ना उसकी थोड़ी सी है, वो बता बात हो रही थी पहले। नहीं नहीं, उसी में बताना। अच्छा ठीक है। तो वो लड़की जन्म हुआ 5-7 साल की जब बोलने लगी, तो अक्सर बच्चे जब बोलने लगते हैं ना तभी रहस्य खुलते हैं ये। तो उसका दिमाग से उसने बोलना शुरू किया कि तू मेरी माँ नहीं है। उसने कहा तू मेरी माँ नहीं है मतलब बार बार यही कहती रहती है, कारण क्या है, तेरी माँ कौन है फिर? उसने कहा वो तो वहाँ रहती है उस मोहल्ले में, वो तो गांव की बात थी, धाणकों की लड़की है। मैं थी और मैं नहर में गिर करके मर गई थी, और मेरा ये रिश्तेदार है, उनके ये नाम हैं, वहाँ वहाँ ये निशानियाँ सब कुछ वो उठा करके ना 3 गली बाद ही बात थी, 3 गली बाद जा करके उनको पता चल गया, जो वो थे जमादार वगैरह थे, तो सुअर उअर पाले हुए थे, तो वो आ गए। उनकी बुढ़िया जो थी वो उसकी घर मतलब उसकी माँ थी या क्या थी, ऐसे थी। तो वो आके उसने जो है गोद में बैठा लिया उसको, और सारी बातें उससे पिछले जन्म की वो सही सही सब कुछ स्टोरियाँ जो है एक दूसरे से डिस्कस होने लग गई। तो ये सच्ची घटना है, हमारे तो मासी की लड़की की बात है ना, अभी भी जिंदा है वो। तो वो कह रही इस लड़की को तो मैं ले जाऊंगी, मेरी लड़की है। कैसे ले जा सकती है? तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो जन्म जन्मांतरों के बातें हैं। तो इस तरह से मतलब वो एक सच्चा प्रूफ जो मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक फ्रेंड है बसंत विहार में, लेकिन वहाँ भी वो लड़की थी, यहाँ भी वो लड़की है। ऐसे ही कोई और आपके कोई जानकार में मिलेगा ना आपको, सर तो मैंने वो लड़का लड़का ही होगा, पुरुष पुरुष ही होगा, स्त्री स्त्री। मैं जो पूछना चाह रहा सर, उसके अंदर क्या था कि जो लड़का था, एक लड़की थी, ठीक ये है? यूट्यूब वाली कहानी है नहीं ना? नहीं, देखी हुई है सर लड़की, मैं जो बता रहा हूँ। आप मतलब मुझे नहीं पता कि सही है या गलत है, आप बताइए। मंगल लड़के का, आत्मकारक मंगल, धाराकारक चंद्रमा, ठीक है? लड़की का धाराकारक चंद्रमा, और लड़की का आत्मकारक चंद्रमा और धाराकारक मंगल। क्या ये ऐसा हो सकता है सर कि ये क्रॉस हो जाए? हाँ, हिजड़ा बनता है फिर वो। नहीं, हिजड़ा नहीं, समझे नहीं। अगर पुरुष ये कल्पना करे कि मैं स्त्री बनूं अगले जन्म में, नहीं 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 नहीं, एक मिनट के हाँ, लिए ये कल्पना करे मरते हुए, अंत समय अंत मता सोगता, ठीक है। और नेचर भी उसको सपोर्ट करे भी हाँ ये ठीक सोचे, ऐसा ही सोचे, कर्म के अनुसार नेचर भी सुचवाता है, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो सोच ही नहीं पाता। तो एक जन्म बीच में उसको हिजड़े वाला मिलेगा,
फिर वो मरेगा तो वो जो सोचता हुआ मरेगा, फिर उसको उसको वैसा जन्म में वही है। उसमें वो कहते हैं कि हमारा पिछले जन्म का है। तो जब उसमें देखा जाए तो ये लड़के का आत्मा कारक मंगल और उसका धारक कारक चंद्रमा, लड़की का धारक कारक चंद्रमा और लड़के का धारक कारक लड़की का धारक कारक मंगल। क्या ये पॉसिबल होता है कहीं हाँ, क्यों नहीं हो सकता। कि दोनों के बीच में कुछ पिछले जन्म का हो, तो इसी वजह से ये धारक कारक वाला सीन बना हो? हाँ, हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी से तो सब कुछ पता चलता ही है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से तो आपको कहाँ आपका जन्म था, किस देश में था, किस देश में दोबारा होगा, किस कारण से मृत्यु होगी, सब कुछ है। वो तो डिटेल है एस्ट्रोलॉजी में पूरा। जैसे मेरी ये कुंडली है तो मेरा ये पता लग जाएगा मैं पहले क्या थी, कहाँ थी। हाँ, तो खैर उसका बेस क्या है, हम तो ये चर्चा कर रहे हैं। उसका बेस ये है कि कर्म फल, हम जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म करते चले जाते हैं, कर्म करते चले जाते हैं, उसका एक फल संचित होता चला जाता है। कर्म का दूसरा रूप हो गया संचित कर्म, ठीक है। फिर तीसरा रूप हो गया प्रारब्ध कर्म, क्योंकि हम कर्म के फल के से ही हमारी प्रारब्ध बनती है। पिछले जन्म तक हमने कई जन्मों तक जो संचित है, बैलेंस है हमारा, हमने उसको यूज नहीं किया, हमने उसको भोगा नहीं, उसको हम बैलेंस कहते हैं ना। तो हमारा बैलेंस है, वो कर्म फल बैलेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे खाते में पड़े हैं, मतलब खाते में पड़े हुए हैं, आप ऐसे समझ लो, प्रारब्ध उसको कहते हैं। हाँ जी। तो जिसकी प्रारब्ध अच्छी है उसका नौवां घर अच्छा होगा। वो खारी बावली में जो बैठा हुआ है, बोलना ठीक से भी नहीं जानता, ज्ञान भी नहीं है, उसकी प्रारब्ध अच्छी है। कर्मा, प्रारब्ध का मतलब कर्मा। हाँ, कर्मा, कर्म का जो है, ये कर्म सिद्धांत पर ही ज्योतिष आधारित है। ज्योतिष किस पर आधारित है? कर्म सिद्धांत। कर्म का एक मेथड, एक सिद्धांत है जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है, यानी एक्शन और एक्शन के रिएक्शन पर। अब कौन नहीं मानेगा, चाहे साइंस हो चाहे कोई हो, कोई भी किसी फील्ड का भी हो, मानेगा कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। और एक्शन का रिएक्शन कितने टाइम बाद होगा, यहाँ पर सिर्फ यही मतलब है। वो कहेगा अच्छा मैं तेरे को थप्पड़ मारता हूँ, रिएक्शन तुरंत होगा या नहीं होगा? कई बार होगा और कई बार नहीं भी होगा। कई बार वो थप्पड़ खा के चुप करके चला भी जाएगा और सोचेगा कि जब भी मौका मिलेगा, इसकी हस्ती मेरे से ज़्यादा है, इसको मैं थप्पड़ जरूर मारूंगा। और कई बार वो सोचते सोचते भी उसकी उम्र बीत जाती है, नहीं मार पाता, तो थप्पड़ मारना बैलेंस रह गया, वो आगे जुड़ेगा। ठीक है सर। कभी कभी जीवन में अचानक कई घटनाएं होती हैं जिसका समझ में नहीं आती कि क्यों हुई, कैसे हुई जी। अचानक आकर के कोई आपकी हेल्प करने लग जाता है, और ऐसी हेल्प जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी हुआ है आपके साथ या नहीं, पता नहीं। सर हेल्प का तो नहीं हुआ। होता मुझे है। किसी ने भेंट की थी हिमाचल जाते हुए। नहीं, हेल्प का मतलब मैं आपको बताता हूँ। पिछली गली में रहता था, एक राशन की दुकान थी। अगर आप पुराने नहीं हो तो आप जानते होंगे, ये थाने वाली बिल्डिंग थी, इसके सामने उसके राशन की दुकान थी। उसकी होगी 60-70 साल के बीच में एज। पेशेंट हो गया था, उसका लड़का निकम्मा था। एक ही लड़का था निकम्मा, मतलब माँ बाप की नहीं सुनता, नहीं मानता, माँ बाप को गालियाँ तक देता, उनकी कोई सेवा सुवा कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी के नज़र में था। प्रॉपर्टी थी उस वृद्ध के पास, और वो उसने सोचा हुआ था कि इस ऑटोमेटिकली इसके पास हो ही जानी है मेरी मौत के बाद। तो वो उस पर उसकी निगाह तो थी, लेकिन बाकी उसकी कोई सेवा, कोई फर्ज अपने निभाता था। तो वो हॉस्पिटल जा रहा था और बाईपास सर्जरी को डॉक्टर ने बोला हुआ था उसको। कहता बस ऐसे टेंशन में बैठा था, बस की सीट पर एक लड़की आकर बैठती है, वो कहती है अंकल तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कहता बेटा क्या बताऊं। फिर पता नहीं क्यों क्या हुआ, उसने सारी समस्या उसको बताई कि मेरे बाईपास सर्जरी
खर्चा, पैसा है नहीं अपने पास, बेटा निकम्मा है, क्या होगा पता नहीं, मुझे तो मौत दिखाई देती है। वो कहती है कौन से हॉस्पिटल में, तो साथ में उसके वो साथ ही चली गई, अपना काम छोड़ करके उस हॉस्पिटल में ही साथ चली गई। मतलब ये कहानी होते होते ये हो गई कि उसने सारा खर्चा उसका 2-3 लाख जो भी हुआ बेर किया। सब कुछ उसने किया। अब वो समर्थ थी, उसके पास इतना पैसा था या ऐसी भावना थी उसकी, जो भी था, तो बिना मतलब के, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं है और उसको कोई लाभ नहीं है, उसने कोई उसको कैसे किया, वो हेल्प कैसे की। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल आपको दुनिया में ढूंढोगे तो बहुत मिल बहुत मिल जाएंगे जाएंगे सर। इस टाइप के, मतलब जरूरी नहीं यही इस तरह का ही, बहुत टाइप के होंगे। बहुत टाइप के। ठीक है सर। तो वो उसका सफल ऑपरेशन हुआ, 10-12 साल जिया वो, जो भी हुआ। तो वो कौन सा रिश्ता है उसका, सर ये पिछले इस जन्म का तो नहीं है। पिछले जन्मों का कार्मिक था सर। वो आई, उसने अपना ऋण दिया और वो चली गई। उसकी वैसी भावना बन गई कि मुझे इसकी मदद करनी है। अगर उसका ऋण नहीं होता तो उसकी भावना भी नहीं बनती, वो सुनती और चली जाती। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऋणानुबंध, ऋणानुबंध। एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो हमने, प्रकृति ने, नेचर ने हमारे साथ किया हुआ है, हमने नेचर के साथ किया हुआ है। हमने, हमारा जन्म इस शर्त पर हुआ है कि हम ऋणानुबंध से बंधे हुए हैं, कर्मानुबंध से बंधे हुए हैं। लिख लो, कर्मानुबंध। सर वो इसमें किताब में लिखा है, आपने पढ़ाया था। इसका नाम है कर्मानुबंध, कर्म का बंधन। चैप्टर। कर्म का बंधन क्या है, कर्मानुबंध क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल भोगने के लिए हमें नेचर जन्म देगी। ठीक है, लिखा हुआ है। नहीं, आपने पढ़ाया भी था ना। पता लिखा तो मैं नहीं है ना यार, मैं ही तो बोल रहा हूँ। मतलब मैंने मार्क किया था, मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है। तो इसके पीछे है कर्मानुबंध, ठीक है। और कर्म 3 तरह के आपको मैंने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? संचित, क्रियमाण। सबसे पहले क्रियमाण, क्योंकि करते हैं उसी को तो क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को क्या कहते हैं? क्रियमाण, किए जाने वाले कर्म, कर्म के रूप हैं ये 3। फिर दूसरे रूप में वो आ जाते हैं संचित के रूप में, संचित हो जाते हैं। आपने एक कर्म करा, एक पेड़ लगा दिया बगीचे में, तो इसको क्या कहेंगे? एक कर्म किया ना, एक्टिविटी की। और फिर उसको, पौधे को पानी दे, खाद दे, पाला आपने, तो वो क्या किया? संचित हो गया। वो संचित हो रहा है। और जब वो बड़ा हो गया, अब उसकी एक एज है, उसको एक सिस्टम है उसका, बड़ा होकर के उसने कब फल देना है, ठीक है नहीं? तो वो फल आपको प्राप्त हुआ, तो वो क्या हुआ? प्रारब्ध। और हो सकता है वो फल, कोई पेड़ लगा रहा है, पाल रहा है, और वो उसकी मृत्यु हो जाए, वो फल दूसरे को मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसकी किस्मत में वो फल खाना ना भी हो, समझ गया ना? तो ये क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध उससे बनती है। प्रारब्ध का मतलब यह है कि हमने बचपन में जो किया, जवानी में जो किया, हो सकता है बुढ़ापे में उसको भुगतें, हो सकता है अगले जन्म में उसको भुगतें, हो सकता है पिछले कई जन्मों का फल इकट्ठा हुआ वो हमें दुख के रूप में मिले, हमें सुख के रूप में मिले। दुख और सुख जैसे कर्म किए हुए हैं वैसा ही वो प्रारब्ध हमारा बनता है। बनता किससे? हमारे कर्मों से बनता है। कर्म कितनी तरह के हैं पता नहीं, 100-200 तरह के होंगे। किसी के मन को दुखाना भी कर्म बुरा है, किसी के मन को खुश करना भी अच्छा कर्म है, किसी को 2 मिनट के लिए प्रसन्नता देना भी अच्छा कर्म है, किसी को खुशी देना, किसी की मदद करना, ये अच्छा कर्म है। अब वो अच्छा कर्म कर गई लड़की,
एक तरह से उसने अच्छा भी कर्म करा, क्रियमाण कर्म भी अच्छा कर दिया, और दूसरी तरह से अपना भार भी उतार दिया, जो कि उसको नहीं पता कि कौन सा भार मैंने उतारा है। तो चक्र चलता रहेगा, प्रकृति का चक्र, कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध, ये सर्कल है। और जैसे इस चक्र से छूटते हैं गुरु जी, बोलते हैं ना ये चक्र से छूट ही नहीं सकता। कौन छूट सकता है मुझे बताओ? ये तो कोई करोड़ों अरबों में एक हो सकता है जो इस चक्र से छूट सकता है, छूट सकता ही नहीं है। आप सन्यासी बन जाओगे, वहाँ चले जाओगे, क्या नाम है, पहाड़ों पे, सर जब तक पिछले बैलेंस नहीं होंगे तब भी अगला जन्म तो फिर वो आप- तो भोगोगे ही ना। फिर हो सकता है कौन से जन्म का फिर आपको तीसरी बार फिर जन्म लेना पड़ जाए, फिर आप झूठ बोल दोगे, कुछ कर दोगे, तो फिर वो चक्र दोबारा रिपीट हो गया। सर पैर की नजर ऐसे तो केवल 7 ही ऋषि हुए हैं। जो मुक्त हुए। तो इस तरह से जो कर्म और कर्म का फल, ये इसका आधार है ज्योतिष। अब लिखो अगली बात, क्रियमाण कर्म हम गोचर से देखते हैं। क्रियमाण कर्म के लिए हम गोचर देखते हैं, और संचित कर्म के लिए हम दशा अंतरदशाएं देखते हैं। दशा और महादशा। और प्रारब्ध के लिए हम योग देखते हैं। किसका पंच महापुरुष योग है? वो इस जन्म के कर्म का फल तो है नहीं। आपकी कुंडली में कोई पंच महापुरुष योग बन गया है या कोई अच्छा योग बन गया है, तो कैसे बना? कुंडली तो आपके जन्म के साथ ही बन गई ना। जी ये तो पहले ही डिसाइड हो गया जन्म लेते कि ये फल इसको मिलना है। प्रारब्ध क्रम को किससे देखेंगे गुरु? प्रारब्ध, प्रारब्ध काम वही है ना, योग से योग बनते हैं जो। प्रारब्ध में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कैसी भी प्रारब्ध हो सकती है। समझ गया। ठीक है। ऋण अनुबंध से बंधे हुए हैं या फिर कर्मानुबंध से बंधे हुए हैं। हमारा अनुबंध है, हमारा एग्रीमेंट है नेचर के साथ। जन्म लेना है, जन्म लेना ही पड़ेगा। लेना क्या है? लेना ही पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार, और ये प्रकृति के साथ हमारा अनुबंध है। इसको बोलते हैं कर्म अनुबंध, कर्म के बंधन के साथ बंधा हुआ। और कर्म 3 प्रकार के हैं। ये ज्योतिष के मत के अनुसार है, इसमें कोई वो नहीं है। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि ये बेसिक है, ये बेस ही हमारा इसी पर टिका है। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत ही यहीं से होती है, कर्मों से। कर्म से। हम कौन से कर्म करके आए हैं, उसका फल ही कुंडली में ढूंढते हैं। सीधी सी बात है। उसका फल कब मिलेगा ये भी ढूंढते हैं, कैसा मिलेगा ये भी ढूंढते हैं, और किस तरफ हमें ये कुंडली ले जा रही है, कैसी परिस्थितियां, कैसा माहौल हमारे सामने ये कब लाने वाली है कुंडली। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, और हमें संघर्ष के साथ कर्म करना है तो वो भी बताती है कुंडली। इजी वे में हमारे कर्म होते चले जाएंगे तो वो भी बताती है कुंडली। कौन सा रिलेटिव किस प्रकार का दुख देगा, तो हमें पता चल जाए तो हम उसके प्रति अपना कर्म पहले ही डिसाइड कर लें, भाई इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। व्यवहार हमें अच्छा ही करना है, बुरे के बदले में भी, क्योंकि बुरा तो हमें मिल रहा है अपने कर्म के अनुसार। हम दोष दे रहे हैं उसको, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है नहीं? हमने क्या करना है वो हम अपने लिए कर रहे हैं। हम हमें अपने, सिर्फ एक ही काम करना है, अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। अच्छा करना है। ठीक है। तो केंद्र समझ लिए, त्रिकोण समझ लिए, त्रिषडाय समझ लिए, त्रिक समझ लिए, और अपने सेकंड हाउस ऑफ 12वां घर नहीं समझा। ये 2 का ग्रुप है। अब इसमें क्या है? इसमें कुंडली में ये जो हाउस हैं 2, इनके लिए ये है कि भैया इन स्थानों को शुभ भी करते हैं दूसरे ग्रह। जब त्रिकोण स्थान के स्वामी यहाँ आकर बैठ जाते हैं
तो ये स्थान शुभ हो जाते हैं। वैसे इनका कोई नेचर नहीं है, न्यूट्रल है। इन स्थानों को शुभ करते हैं। इन स्थानों को शुभ कौन से हाउस के लॉर्ड कर देते हैं? त्रिकोणों के। त्रिकोण के स्वामी इन हाउस को शुभ कर देते हैं। इनमें आकर अगर बैठ जाए तो, या संबंध बना लें। हाँ, इनके साथ बैठ जाएं, इनके स्वामियों के साथ बैठ जाएं, या ये स्थान के स्वामी 12वें का स्वामी या दूसरे का स्वामी जहां बैठ जाए। 12वें का स्वामी अगर छठे में बैठ गया तो दुख, 12वें का स्वामी 8वें में बैठ गया तो भी दुख, 12वें का स्वामी 5वें में बैठ गया तो 12वां शुभ हो गया। शुभ कर्म करोगे, खर्च कहाँ करोगे, व्यय कहाँ करोगे? जागरण करवाने में करोगे, दूसरों को लंगर करवा के खिलाने में करोगे। सर जैसे मेरे 12वें घर का स्वामी 5वें में बैठा है तो परोपकार कर में धन खर्च करोगे, चाहे थोड़ा करो थोड़ा ज्यादा करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। जैसे मेरा 12वें में गुरु और शुक्र बैठे हैं, तो उसमें फिर तो 12वें में बैठे हैं तो कहाँ के लॉर्ड हैं वो? अच्छा, वो लॉर्ड देखना हाँ, पड़ेगा। जहाँ के स्वामी 12वें में बैठे हैं या जहाँ 12वें का स्वामी बैठा है, दोनों इफेक्ट होंगे। वो तो न्यूट्रल है 12वां हाउस, उसका अपना कोई नेचर नहीं है। जैसे छठे स्थान का अपना नेचर है, 8वें का अपना नेचर है, 5वें का अपना नेचर है, लगन का अपना नेचर है, दूसरे का भी नेचर नहीं है, 12वें का भी नेचर नहीं है। यहाँ पर जो स्थान के स्वामी आकर के बैठ जाएंगे वैसा ये इस हाउस को कर देंगे, अपने रंग में रंग देंगे। और या ये हाउस के लॉर्ड जहाँ पर बैठ जाएंगे वैसे इनका नेचर हो जाएगा। मैं तो सर ये सोचता था कि मेरा लगन का 12th में तो अशुभ है। मैं ये सोचता था कि 12th में तो वो अशुभ है, मैं ये सोचता था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो वो तो 12th हाउस शुभ भी है अशुभ भी है। खर्च कहाँ करोगे? अगर 9वें स्थान में होता किसी का 12वें स्थान का स्वामी, या 12वें स्थान का 12वें स्थान में 9वें स्थान का स्वामी हो, या 9वें स्थान में 12वें स्थान का स्वामी हो, तो क्या होता है? दान करने वाला होता है, धर्म के लिए वो दान करने वाला होता है, कर्म के लिए वो दान करने वाला होता है। अब आपका 12वें स्थान का स्वामी 5वें घर में है ना, तो मतलब ये है कि किसी को एजुकेशन दिलवाने में आप मदद करोगे। हो सकता है किसी बच्चे को आप पुस्तकें दिलवा दो, हो सकता है किसी बच्चे गरीब को आप यूनिफॉर्म दिलवा दो, किसी का एडमिशन करा दो, उसमें खर्चा कर दो, पता नहीं क्या होगा, या ट्यूशन फ्री पढ़ा दो, पता नहीं क्या कर दो। तो इस तरह से सेकंड हाउस और 12वां घर व्यय का है, लेकिन व्यय कहाँ करोगे वो डिपेंड करता है, वो बताती है आपकी कुंडली। और सेकंड भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो ये सारा कुछ आपने समझ लिया। अब 15 मिनट का और बचा सेशन। 15 मिनट में आपके कोई डाउट्स इन जो आज पढ़ा है उससे संबंधित हो तो बताओ, अपनी कुंडलियों को मत बताना। जो भी डाउट्स हो इनसे संबंधित जो आज पढ़ा ताजा ताजा, इसमें ऐसे मान लो जो आज आपको क्लास हुई है ना, इसमें संक्षिप्त रूप से सारी कुंडली बता दी है, लेकिन संक्षिप्त रूप से। उलझी हुई सी बात हो लगती है आपको, इसकी एक एक की व्याख्या नहीं हुई। इसमें कई डाउट्स इसलिए होंगे। सर एक चीज बताइए, अभी दिमाग में आई है, जैसे 12th हाउस और सेकंड हाउस न्यूट्रल है, 12th का लॉर्ड सेकंड में आके बैठ जाए या सेकंड का 12th में आके बैठ जाए, दोनों न्यूट्रल। 12th का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाए तो मतलब क्या, खर्चे वाला भाव है 12th हाउस, तो खर्चा किस पर होगा? कुटुंब पर होगा, परिवार पर। ठीक है कुटुंब कौन सा होता है सर,
मतलब चाची भी होती है, अच्छा और कुनबा हो गया पूरा। कुटुंब, कुणबे कोई कुटुंब कहते हैं, दादा भी है, ठीक है सर। चाचे के बच्चे भी हैं, या आपके दादा दादी का परिवार आपके लिए कुटुंब है। 12th का अगर 12th में है सर, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में है तो खर्चे सीमित होंगे। ओके, और सेकंड का सेकंड में है, सेकंड का सेकंड में है तो सेकंड हाउस को अच्छा कर रहा है वो, आपकी यानी वाणी, धन को, वाणी को, कुटुंब को। हाँ, इनको अच्छा करेगा, संचित धन को भी करने में मदद करेगा। सर इसमें ऐसा तो नहीं होता कि अगर त्रिषाढ़ाय का मालिक या फिर त्रिक भाव का मालिक लेकिन ऐसा नहीं होता, देखो ना, सेकंड हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस का मालिक हो सकता है किसी और हाउस का मालिक भी हो, ठीक है, तब क्या करोगे? तो सर फिर ये देखेंगे उसका कि भी वो इफेक्ट योग साथ कारक में है ना। अच्छा, ये भी देखेंगे सर कि इस कुंडली में योग कारक है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा? देखोगे, हाँ, लेकिन हाउसों की चर्चा आज हो रही है, ओके, आज उस की चर्चा नहीं हो रही। आज हाउस का इफेक्ट क्या है, हाउस लॉर्ड भी वैसा ही होता है जैसा हाउस होता है। मतलब वो दोनों के इफेक्ट देगा फिर। जैसे इस कुंडली में सामने जो बनी हुई है कर्क लगन की कुंडली, इसमें बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति किस किस हाउस का लॉर्ड है? छठे भाव का और नौवें भाव का। आप मान लो कि बृहस्पति इस कुंडली वाले का चौथे घर में बैठ गया है, तो क्या होगा? माता के साथ संबंध। सर उसका भाग्य उसकी माता से जुड़ा होगा, लेकिन उसकी माता रोगी भी हो सकती है। सबसे पहले हम अच्छी बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि नौवें घर का स्वामी अगर चौथे घर में बैठ गया है तो आपके भाग्य का लाभ, ये आपकी कुंडली है ना, ये कुंडली मान लो आपकी है ना, तो आपका भाग्य है। किसका भाग्य है? जातक का, जो भी है। तो आपका भाग्य है किसको मदद कर रहा है चौथे घर में जाकर? माता को कर रहा है ना। और अगर माता का हाउस का लॉर्ड जो कि कौन सा है? फोर्थ, शुक्र। शुक्र, वो 9th में होता तो आपको माता के भाग्य की मदद मिल रही होती। ओके, सिंपल। ठीक है, आपका भाग्य स्वामी आपके चौथे हाउस में, आपकी माता के हाउस में है, तो आपका भाग्य आपकी माता को लाभकारी परिणाम पहुंचा रहा है। ठीक है, और आपकी कुंडली में आपका छठे हाउस का स्वामी चौथे घर में, तो आप के कारणों से माता बीमार भी हो रही है। अभी कभी क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी माँ बीमार रहने लग जाती है, यानी उसके पेट में होने के कारण से उसको कई ऐसी चेंजेस आती हैं उसके लाइफ में। ऐसे मान लो प्रेग्नेंट है, उसको डायबिटीज हो गई और वो डायबिटीज ठीक नहीं हुई, तो किसकी देन हुई? उस बच्चे की। छठे घर का लॉर्ड चौथे घर में आ गया। एक एग्जांपल है, बड़ा आसान है। किसका हाउस का लॉर्ड किस हाउस में गया? जिस हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा वह अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। छठे घर के स्वामी के रूप में चौथे घर में गया तो एक उदाहरण ये है कि कष्ट माता को पहुंचाएगा, और रोग ऋण शत्रु तीनों हैं। मकान बनाने में कर्ज लेना पड़ सकता है। यहाँ ये समझ गए आप बात को? मकान का स्थान कौन सा है? चौथा। और कर्ज का स्थान कौन सा है? छठा। छठे का स्वामी चौथे में गया तो क्या होगा?
मकान के लिए कर्ज कर्ज लेना पड़ सकता है, पर वो 9वें घर का स्वामी भी हो। आप भाग्यशाली हो कि मकान भी बन गया। दो बातें साथ साथ हो गई। ये है कुंडली देखना। कर्ज भी हो गया और घर भी बन गया। भाग्य से बनकर घर बन गया, लेकिन कर्ज भी हो गया। कर्ज अब ऐसी कुंडली में ऐसा सिचुएशन हो तो आंख बंद करके आप कह देना, भाई घर तो तुम्हारा बृहस्पति की महादशा है, बनेगा, बृहस्पति की अंतरदशा है, लेकिन कर्ज भी तुम्हें लेना पड़ेगा। बड़े आराम से कह देना। बृहस्पति की दशा अंतरदशा होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है सर। और 5-7 मिनट में कोई और पूछ लो, 2 घंटे की क्लास आज हो जाएगी। सर अभी तक तो और कुछ याद माइंड में आ नहीं रहा। आपको कहाँ कोई डाउट है आज के मामले में? और ये सारी बातें अच्छी तरह से याद रहेंगी आपको? मैं इसको रिवाइज करूंगा। और रिकॉर्डिंग में तो भेज ही दूंगा मैं आपको। सर वो तो कोई दिक्कत होगी तो उसमें देख के सुन लेंगे। सर आपके इसमें 2 चैनल हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे 3 चैनल हैं। 3 चैनल। एक प्रोडक्ट के लिए है, अच्छा। ऑल प्रोडक्ट, माला है, यंत्र है, सारी चीजें जो भी। सर जिसमें ये आप लेसन्स बोल रहे थे डाल रहे हैं, हाँ वो मेरे नाम से ही है, मेरे नाम से ही है, डॉक्टर ये आरबी बहुत धाम। पुराना है आपका चैनल। वो एस्ट्रो गुरु जी है, एस्ट्रो गुरुजी वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी वाले जो है ना, उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है। तो पुराना हो गया। एस्ट्रो गुरुजी वाला। उसमें अच्छा उसमें आप हाँ कि कृतिका नक्षत्र के ये वो आप मतलब हाँ, वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। पुष्य नक्षत्र का ये देखा था वो मेरे को, लेकिन उसमें क्लियर नहीं आया ना, फर्स्ट लेवल वालों का कैसे समझ में आएगा? मैं वही वीडियो डालते हो तो एक आम आदमी कैसे समझेगा? आप समझ में आ रहा है आम कि आदमी first नहीं, मतलब बहुत सारे तो ऐसे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कहीं कहीं अपने पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरा तीसरा लेवल है उनका, और वो कहते हैं मेरे को ये सिखा दो, आप कितनी फीस लोगे? तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने में करा दूंगा, आप 51,000 रुपये फीस होगी। वो नक्षत्र लेवल वाला जो था। हाँ, क्योंकि सबसे टॉप लेवल पर वही आता है, सर्वतोभद्र चक्र कहते हैं उसको। सर्वतोभद्र मेथड, सर्वतोभद्र। सर वो वही वाला है ना जो ऐसे गोल करके उसका एक पार्ट है वो, उसका एक पार्ट है सर्वतोभद्र चक्र में। बनाया था एक बार मेरा। इसमें 8 विद्याएं हैं सर्वतोभद्र में। अच्छा। वो एक है नवतारा चक्र। मतलब उसमें से एक विद्या, एक पार्ट है नवतारा चक्र। शेयर मार्केट भी है उसी में, डेली का अप डाउन क्या शेयर मार्केट में होगा, वो सारी प्रिडिक्शन वहीं से निकालते हैं लोग, तेजी मंदी। सर एक बात बताइए, जैसे लगन कुंडली हम देखते हैं, उसमें लगन कुंडली में योग कारक ग्रह मान लीजिए मारक ग्रह आ रहे मंगल सपोज, और सर्वतोभद्र में वो जो आपने बनाया था उसमें नक्षत्र में वो ग्रह आ रहा है अच्छी से, मतलब अच्छा आ रहा है कि मंगल अच्छे फल देगा, तो सर उसको अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? दोनों फल देगा। हाँ, जैसे आपने भाग्यशाली वाली बात की थी ना, भाग्यशाली है कि मकान बन गया, ओके। लेकिन कर्जा कर दिया। अफसोस ये है कि कर्ज लेना पड़ा। और अगर वो दोनों में अच्छा होगा तो फिर वो सर्वोत्तम फल देगा। फिर तो आपके पास पैसा है, चाहे आपको पिछले जन्म के अच्छे वो कर्म हैं, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई है, ले बेटा 50 लाख रुपया मकान ले ले। सर जो जैसे किसी 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 को खजाना मिल जाता है या किसी को कुछ ऐसा पा जाता है जो वो किस तरह से आता है? कोई अफ्रीका में रहती थी एक लेडीज,
उसको पता नहीं क्या दिमाग में खुराफात आया, कहीं किसी न्यूज़ में देखा, कहीं क्या देखा। उस टाइम संजय गांधी जिंदा था, तो उसने एक अकेली थी, कोई उसका वो वली वारस नहीं था, तो जो भी प्रॉपर्टी थी उसने मरते दम तक वसीयत कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद संजय गांधी को ये सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, इंडिया के जो संजय गांधी है। अब वो उसको नहीं जानता, वो उसको नहीं जानती, दिमाग कहाँ फिर गया उसका। ऐसे ही मतलब हमारे पता नहीं है नेचर कहाँ किसको कैसे बिड़वा दे, कैसे बिड़वा दे। ये अभी हमारे गांव की तरफ सोना की साइड की बात है सर। अच्छा। ये बाबा जी थे ना आशाराम, हाँ। जब ये जेल गए हम्म। तो उनके एक भक्त होते थे हमारे गांव के साइड के, हम्म। मतलब कह रहे मैं कभी मिला नहीं उनसे कुछ नहीं, और उनके बैंक में वहां से 55 करोड़ रुपए आया है, और वो अच्छा। आज स्कूल बना के बैठे अपनी प्रॉपर्टी लेके। तो बोला भी आसाराम के गांव से आया है। हाँ जी, तो उन्होंने बोला भी कि भाई मेरे यहाँ कैसे पहुंच गए पैसे, कहीं फंस जाऊंगा, तो कुछ भी नहीं, आज तक भी किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। वो तो ये बाबा अचानक मिलने वाली संपत्ति ऐसे ही नहीं मिलती आपको, गड़ा हुआ धन ऐसे ही नहीं मिलता आपको। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। ये बोला है गुरुजी। हाँ। सर एक चीज बताइए, जैसे विवेक ओबराय है, उसकी फिल्में कुछ नहीं चली, तो ये उसकी कुंडली है सर से, तो उसकी कुंडली में ऐसा क्या था कि वो 1200 करोड़ का आदमी बन गया इन कुछ सालों के अंदर? ये देखो क्या हो गया, इसको ठीक करो। कौन बना है? विवेक ओबराय। अच्छा। उसको जब सुनामी आई थी साउथ इंडिया में, वहां पर वो सेवा करने के लिए गया था, तो मंदिर में बुजुर्ग मिले थे, उसके बाद उसकी काया पलट गई, वापस आके देखा वो बुजुर्ग वहां नहीं थे, और पूरे मंदिर में किसी को नहीं पता बुजुर्ग कौन थे। क्या किया बुजुर्ग ने उसको? उसने उस बुजुर्ग ने उनको बताया कि जो तुमने पैसा सुनामी के मतलब पीड़ितों के लिए लगाया, उस पैसे का तुम्हें लॉस होने वाला था, और अब तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, होगा, ऐसा कुछ बताया था उसको। कि उसको कहा कि तुम जाके कुछ लेके आओ, वापस आया तो वो वहां नहीं थे। उसके बाद उसकी जिंदगी, आज 1200 करोड़ का वो आदमी बन चुका है, फिर बड़ा फिल्म स्टार भी नहीं है, ज्वेलरी का वो काम करता है बंदा, उसका डायमंड्स का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उस अंकल जी ने, वो जो बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने उनको वो कुछ दिया, या उसकी कुंडली में बाय बर्थ था? मैं ये देखना चाह रहा था। ये पता क्या होता है? हाँ जी। ये होता है एक योग कुंडली में जो समझ में नहीं आता, नीच भंग राजयोग बोलते हैं इसको। जी। क्या बोलते हैं? नीच भंग राजयोग। तो इस कुंडली में देखो शुक्र नीच राशि का जी। है ना? हाँ जी। तो शुक्र क्या बना रहा है? नीच राजयोग। भंग राजयोग बना रहा है। ठीक है। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गया सर। और क्यों बना रहा है? सर उसका जो डिपॉजिटर होगा वो अच्छी पोजीशन, उच्च का है। इसका जो डिपॉजिटर है, जिस राशि में ये बैठा है, तो ये उच्च का है ना, बुध उच्च का बैठा हुआ है ना सर साथ में, तो फिर क्या बन गया? नीच भंग कर दिया। ये योग होता है इस तरह का। उम्मीद नहीं होती, नीच भंग राजयोग, यानी नीचे होता है वो इंसान और एकदम से राजा बन जाता है। सर इस कुंडली को अच्छा, शुक्र की दशा होगी मैं देख लेता हूँ सर, या अंतरदशा कि होगी। इन 2 4 5 10 सालों में उसकी कौन सी दशा चल रही है। दशा मंगल 95, 13 तक राहु, 29 तक गुरु। सर गुरु चल रहा है अभी तो, गुरु चल रहा है ना, और तो गुरु में शुक्र। हाँ, 2021 इन 2 3 सालों में इसका नाम आया है। हाँ शुक्र की है शुक्र की है ना। फिर अंतरदशा। सर अगर सपोज हम इस G30 चार्ट को लगन की तरह देखें एक तरह से, तो ये क्या बताता है? कौन सा? ये D30 डी से शुरू होने वाले, D1 है आप जो देख रहे हो, फिर D9 है, D3 है, D4 है, D5 है, ये अलग अलग उसके लिए देखे जाते हैं। अब D3 किसके लिए देखा जाता है पता है आपको? नहीं, दृश कोण बोलते हैं उसको, रेंटल रेंटल प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। के लिए नहीं,
प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे D9 है, वो किसके लिए देखा जाता है? भाग्य के लिए। नहीं, D9 लाइफ पार्टनर के लिए ओके। या पार्टनर के लिए। और G30? और D10 किसके लिए देखा जाता है? D4 होता है, D4 विदेश जाने के लिए देखा जाता है। तो ये जो है ना, इसको आप थर्ड लेवल में जाकर के पढ़ेंगे। सर मैंने थर्ड लेवल में 16 वर्ग हैं, 16 हैं, ये 16 तरह की कुंडलियां। ये D1 है जो आप पढ़ रहे हो, बेसिक है। सर मैंने एक जगह मतलब यूट्यूब पे कहीं सुना था कि जो जवानी का पार्ट होता है उसको आप D1 से देखो, और शादी के बाद का टाइम D9 से देखो, और जो आपकी ओल्ड एज होती है वो D30 से देखो। ऐसा नहीं है? ये तो अपने तुक्के मारे हुए हैं। सर पता नहीं सर, इतने सारे बंदे हैं और इतने तुक्के मार, मतलब है, मैं क्या बताऊं आपको। वो तो बोल रहे हैं ना, आप उसका कोई सवाल जवाब तो कर नहीं सकते। अब मैं यहाँ यूट्यूब पे शुरू कर रहा हूँ ना सेशन, डाउट्स क्लियर सेशन शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें कोई भी जो स्टूडेंट है किसी भी लेवल का है वो डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो वहाँ होगी ना, फिर मज़ा आएगा, बातचीत होगी। तो सर मतलब हमारे को मेन D1 ही देखना है? D1 तो सबसे पहले देखना है, बाकी कुंडलियां बाद। उसके लिए फिर हम किससे क्या चाहते हैं। जैसे D4 है, तो D4 विदेश के लिए हमने देखना है, विदेश जाना है नहीं जाना, अपना मातृभूमि छोड़। माता का स्थान तो है ही है चौथा कुंडली का, लेकिन मातृभूमि भी तो चौथे घर से देखोगे ना। जी। उसको मातृभूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ है। तो उसको छोड़ करके 12वें घर में वो हाउस का लॉर्ड अगर जा रहा है, तुम्हारा 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, या 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ गया है, तो उस एक की महादशा एक की अंतर्दशा में विदेश जाओगे मातृभूमि को छोड़ करके। सर वहां से वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप रूठ गए, एक क्वेश्चन नेचर ने आपको रूठा दिया। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे माता के लिए D4 देख रहे हैं, तो जीवन साथी के लिए D7 देखना चाहिए ना, D9 क्यों देखते हैं? D9 देखते हैं। D9 का लॉजिक है, वो आपका एक दूसरे के अपोजिट है। आप लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। देखो 180 डिग्री पर क्या है? 180 डिग्री एक दूसरे के ऊपर दृष्टि, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो वो आपकी वाइफ को महसूस होगा, पता होगा या महसूस होगा। मतलब अगर नहीं भी बताओगे तो उसको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये आप अच्छा बता सकते हैं। सर मैं तो मुझे तो लक्षणों से, हाव भाव से, क्या चल रहा है, फेस रीडिंग हो जाती है। फेस रीडिंग से। सर मतलब फेस रीडिंग तो किसी की भी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो नजदीक 24 घंटे नहीं रहता ना। सर मैं आपको एक नहीं सर, एग्जांपल देता हूँ। बातों से भी पता लग जाता है, चाहे फोन पे भी हो, थोड़ा सा वो कहीं ठीक कहीं है, पता कुछ चल विषय ऐसे होते हैं जो लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। वो हाँ, तो फेस life partner वो की होता है। सेफ फेस रीडिंग से आप तत्कालिक पता लगा लोगे ना, इस टाइम पे इसकी क्या करंट पोजीशन है, वो आप पता लगा लोगे हाँ, ना, वो वाइफ के हिसाब से होता है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन वो तो ओवरऑल आज क्या चल रहा था, कल क्या चल रहा है, परसों क्या चल रहा था, और अब क्या चल रहा है, तो पिछला सारा जुगाड़ इकट्ठा करके वो अंदाजा लगा लेती है कि भैया इसके दिमाग में ओवरऑल क्या किस तरफ जा रहा है मामला। ठीक है। समझ गए? ऐसे ही आदमी लगा लेता है। तो 180 डिग्री यानी एक दूसरे पर पूरी दृष्टि होती है, पूरी निगाह होती है। तो ये है D9 का मतलब 7th हाउस। इसलिए आत्मा, आत्मा का रूप आपकी कुंडली में जो ये फिजिकल बॉडी है, ठीक है। फिर आपके शरीर में क्या है? आत्मा। उसको क्या बोलते हो, कौन सी बॉडी बोलते हो? ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर। फिर तीसरा भी है, वो क्या है? सर सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर होता है, उसका नाम याद नहीं मुझे। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, एक और उसके अंदर भी है, वो क्या है वो बताओ ना। आत्मा सूक्ष्म शरीर हो गया। वो तो है। उसके बाद तीसरी स्टेज सर याद नहीं आ रही ना, वो चीजें भूल जाता है ना। बताता हूं मैं आपको। सूक्ष्म शरीर दूसरे नंबर पर आता है,
कारण शरीर तीसरे नंबर पर आता है। कारण शरीर। कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण शरीर का क्या मतलब हुआ? कारण शरीर में जब इंसान प्रवेश कर जाता है तो वो उसके लिए तुम हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हम तुम्हारे कुछ नहीं है, हम एक आत्मा है, तुम एक आत्मा हो। डिटैचमेंट एक तरह से। हाँ? तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो, हम एक स्वतंत्र आत्मा है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सूक्ष्म शरीर में है तो वो महसूस करते हैं। एक्चुअल पोजीशन तो कारण शरीर ही है ना भाई, आप तो कर्मों से जुड़े हुए हो ना एक दूसरे से। सूक्ष्म में भाव होता है। हाँ, आप अपने मदर से, अपने फादर से, अपने वाइफ से या किसी से भी आत्मा से जुड़े हुए हो ना। किस से जुड़े हुए हो? कर्मों के कारण जुड़े हुए हो ना। पूर्व जन्मों में आपके, पूर्व जन्मों में जो भी उसने कर्म किए या आपने किए, उस कर्म के फल ने जोड़ा है ना आपको एक दूसरे से। जी सर। ठीक है, तो ये तो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के लिए होगा। भौतिक शरीर में आओगे तो फिर उस कर्म फल को भोगोगे। सूक्ष्म शरीर में जब रहोगे तो महसूस करोगे, और कारण शरीर में होगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। तो तीन अवस्थाएं हैं, पर यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी से अध्यात्म की तरफ चले गए ना, वो एक अलग ही फील्ड हो जाता है। ठीक है सर। तो सर नेक्स्ट